हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही दमदार तरीके से करोगे। मैं बताया तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग के सामने बेटा डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट जो पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग है, उसका बेटा मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने बेटा सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए बच्चों के लिए सीरीज रिलीज करी थी। उसमें हम ये पेपर नंबर 1 जो सीरीज 1 है उसका मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस मॉक टेस्ट पेपर को मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि उन्हें मॉक टेस्ट पेपर एक बार अपने एंड पे खुद देना चाहिए और कोशिश करें 2 से 5 के बीच में ही दे, बैठ के। एक आदत पड़ती है उस टाइम पे जब 3 घंटे अपना दिमाग चलाए, आप लिखे प्रॉपरली और वो फिर आंसर की से चेक करें। हाउएवर काफी बार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या जब वो अटेम्प्ट करते हैं उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें आंसर समझ नहीं आता है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो के अंदर में आपके सारे के सारे जितने मॉक टेस्ट पेपर के अंदर में क्वेश्चन थे वो मैं सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि उसका आंसर कैसे दिया गया, कहाँ पे दिया हुआ है। कुछ जगहों में हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से कहीं ना कुछ वो गलती रह गई होगा कुछ आंसर में। तो हम वो सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अवर मॉक टेस्ट पेपर। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने कहा, दिस इज रिस्पेक्ट टू जो सीरीज 1 है, जो जुलाई 24 बेसिकली 29 जुलाई को इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया था पेपर। एंड ये सितंबर अटेम्प्ट की सीरीज के लिए है। एंड ऑब्वियसली वो बिल्कुल आपका पैटर्न वैसे रहते थे। 2 पार्ट्स होते पेपर में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में केस बेस्ड जो आपके एमसीक्यूज है वो रहते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। और जो आपका पार्ट 2 है बेटा, दैट इज आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसमें केस बेस्ड सिनेरियो में पहली बार करने जा रहा हूं। ये कंपलसरी पोर्शन होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है ना। पार्ट 1 कंपलसरी होता है जो 30 मार्क्स एमसीक्यू का है। इसको आपको एग्जामिनेशन के अंदर में भी आपको जो एमसीक्यू की शीट मिलती है उसमें आप लोगों को अपने पास में ओएमआर जो शीट मिलती है उसमें आप लोगों को आंसर जो करेक्ट होता है उसे अपने पास में सर्कल करना होता है, ठीक है ना। तो पहला केस देखते क्या कह रहा है। कह रहा है सुपर लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2024 की। इक्विटी शेयर से 10 वाले फुली पेड 17 लाख के। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए रेवेन्यू सिक्योरिटी में पीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सिक्योर्ड लोन भी दिया हुआ है, कुछ डिबेंचर और अनसिक्योर्ड लोन है, बाकी पीपी और करंट एसेट्स है। कंपनी बायबैक करना चाहती है 35,000 इक्विटी शेयर्स को 10 वालों को 1 अप्रैल को एट 30 पर शेयर। सो कंपनी टोटल शेयर्स में से 35,000 शेयर बायबैक करने जा रही है। तो ये बायबैक को के रिस्पेक्ट को केस स्टडी है। बायबैक ऑथराइज आर्टिकल से रेजोल्यूशन पास कर दिया। पेमेंट जो है हमारी कंपनी के बैंक बैलेंस हो जाएगी जो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप पूरी कर रहे हो। कह रहे हैं इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्वेश्चंस को आंसर करिए। सबसे पहला, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 68(2) के हिसाब से बायबैक जो है किसी भी ईयर में बेटा कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो लिमिट क्या है बेटा, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, जो हमारा रिसोर्स टेस्ट भी होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर, दैट इज 25% पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो मैं आंसर आपके साथ साथ डिस्कस भी करते जाऊंगा, दिखाता भी जाऊंगा। तो फर्स्ट केस स्टडी का आंसर क्या आपका 2, ठीक है ना। देन ये बेसिक था। अब कंप्यूटेशनल बेस आ रहा है। कहता बताइए शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं कंपनी अकॉर्डिंग टू शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो बेटा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट तो सिंपल बोलता है, 3 टेस्ट है ना, शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स और डेट इक्विटी। तो शेयर आउटस्टैंडिंग क्या है, जितने टोटल शेयर्स है उसका 25%। तो हमारे टोटल इक्विटी शेयर बेटा कितने हैं, उसका 25% हम कर सकते हैं बायबैक एक टाइम पे, जो ये वाला टेस्ट बोलता है। तो 17 लाख रुपीज था, 10 रुपए का एक था, तो शेयर्स कितने हो गए, 1,70,000। तो 1,70,000 का 25%, तो 1,70,000 का 25% कितने हो गए, 42,500 शेयर। तो इस डेस्क के हिसाब से 42,500 बना सेकंड, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड आ जाएगा आंसर जो है, ठीक है जी। देन अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो बायबैक कर सकते हैं एज पर रिसोर्स टेस्ट। तो रिसोर्स टेस्ट क्या बोलते हैं बेटा, रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक है जो हमारी मेन लिमिट रहती है, विच इज 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। एंड फ्री रिजर्व शेयर इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम एज वेल। सो आपके पास उसका ध्यान रखना है। सो 25% हमें किसका लेना है बेटा, 25% लेना है। पेड अप कैपिटल कितना था, 17 लाख, प्लस फ्री रिजर्व में क्या क्या है सर, रेवेन्यू रिजर्व है यस, सिक्योरिटी में यस, पीएनएल है यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। तो ये सारे ऐड कर दीजिए, मैं इन सबको इकट्ठे लिख देता हूँ। 23.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख, तो 28 लाख हो गया।
तो ये 25% करके कितना है बेटा, 28 लाख प्लस 17 लाख का 25%, 11,25,000। ये बेसिकली 45 लाख बनेगा। 45 लाख का 25% हुआ 1125। और इस कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते बेटा, जितने रेट पे बायबैक कर रहे हैं। तो 1125 डिवाइडेड बाय बायबैक का प्राइस कितना है, 30 रुपीज में बेटा बायबैक कर रहे हैं, हर 10 के बदले हम 30 रुपए दे रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 30, तो 37,500 शेयर हो गए। 37,500 शेयर हो गए। तो थर्ड का, सी का थर्ड आ रहा है आंसर जो है, लीजिए। ठीक है ना। फिर लास्ट है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं। डेट इक्विटी बोलता है कि डेट ओवर इक्विटी is to be less than equal to 2:1 after buyback, जिससे आपकी बेटा मिनिमम बेसिकली इक्विटी आती है विच इज डेट ओवर 2। तो कम से कम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी आती है, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक, मतलब मिनिमम मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना डेट का हाफ, जो डेट है उसका आधा। डेट ने तो चेंज होना नहीं, डेट कितना ही है विच इज डिबेंचर प्लस अनसिक्योर्ड लोन, तो दोनों को ऐड करो तो 4650 हो गया। तो 4650 का हम क्या कर देंगे, आधा। तो 4650 का आधा 2325, ये है कम से कम इक्विटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप बच्चों को ध्यान होगा, जब हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं तो पूरा इक्वेशन सिखाते हैं, अदरवाइज मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया हुआ है एमसीक्यू के लिए, विच इज आज हमारी इक्विटी कितनी, इक्विटी का मतलब क्या है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, आज हमारी 45 लाख, और कम से कम बाद में कितनी होनी चाहिए, 2325। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 2325, और हमारी इक्विटी में गिरावट किस चीज की होगी बेटा, 30 रुपए तो जो पर शेयर दूंगा वो तो है, और 10 रुपए जो फेस वैल्यू आपको सीआरआर भेजनी पड़ेगी, उससे भी तो फ्री रिजर्व कम हो जाएगा। 30 रुपए से तो वैसे ही होगा, क्योंकि 10 से कैपिटल, 20 का प्रीमियम बायबैक राइट ऑफ, तो 30 से तो होना ही होना है, और 10 रुपए जो आप सीआर में जाएगा तो 40 से कम होगी। अगर 30 का शेयर और 10 की फेस वैल्यू वाला है तो 40 रुपए से कम होगी। तो इसको डिवाइड किसने करना है, जितना बायबैक का रेट है प्लस जितनी फेस वैल्यू है, तो माइनस 45 लाख डिवाइडेड बाय हमारे पास 40, तो ये बनते 54,375 शेयर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी का फोर्थ, 54,375 शेयर। ठीक है ना। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट हमने सीखा हुआ है फॉर अवर एमसीक्यूज, फुल फ्लेज क्वेश्चन पूरा एक्स वाई लेके करते हैं आप। अगले पे चलते हैं। अगला है वीनस लिमिटेड को एक पार्सल मिला लैंड का एट नो कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ फैक्ट्री इन आउटलाइन एरिया। उसकी वैल्यू वैसे तो 75 लाख है, पर कहते हैं नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है। तो ये ग्रांट के ऊपर आ रहा है, बेसिकली मिल रही है आपको। इसके अलावा एडिशनली कंपनी को एक गवर्नमेंट ग्रांट भी मिली 30 लाख की, जो 25% टोटल इन्वेस्टमेंट के जो फैक्ट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी को 15 लाख मिले विद स्टिपुलेशन की वो मशीनरी को खरीदने के लिए यूज होगा। तो 3 ग्रांट है, एक जमीन मिली है, एक वैसे पैसे मिले 30 लाख के, और एक 15 लाख मशीनरी के लिए मिले। देर इज नो एक्सपेक्टेशन कि इसकी रीपेमेंट होगी। तो ऑब्वियसली ग्रांट मिल रही है तो हम यूटिलाइज करेंगे भाई, ऐसा थोड़ा उनको वापस करने, कोई लोन थोड़ी ना जो वापस करना। आंसर द क्वेश्चन। जो लैंड मिली है गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको किस पे प्रेजेंट करेंगे, मतलब जो लैंड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन आपको देगा ऐसे केस में, तो नॉमिनल वैल्यू एट 10 लाख है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है ना। तो हम पहले एक बार सबको देख लेते हैं। फिर कह रहे हैं AS 12 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट जो 30 लाख की मिली है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो 30 लाख बेटा कौन सी थी, जो हमें 30 लाख की मिली है, जो 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट है फॉर फैक्ट्री। तो ये किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए नहीं, पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए है, तो ये प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाली कहाँ जाती है बेटा, आपके पास कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, पीएल में नहीं जाएगी, कैपिटल रिजर्व में जाएगी। यस, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगी। ठीक है ना, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगी जो अमाउंट मिलेगा। फिर अगला जो आपके पास है वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट जो 15 लाख की मिली है विद कंडीशन टू परचेज मशीनरी। तो जो मशीनरी के लिए मिली थी वो तो स्पेशली मिली किसके लिए, 15 लाख की मशीनरी के लिए, तो स्पेसिफिक एसेट के लिए होगी। इसमें 2 ऑप्शन देता है स्टैंडर्ड, या तो एसेट को कम कर दो या डेफर्ड इनकम में ले जाओ। यहाँ पे देख लेते कौन सा दे रहे हैं, कैपिटल रिजर्व नहीं, शेयर होल्डर फंड नहीं, डेफर्ड इनकम हाँ हो सकता है, इनकम इन पीएनएल एज रिसीव नहीं भाई, पूरा थोड़ा पीएनएल में ले जाओगे, तो फिक्स एसेट के लिए है, रेवेन्यू नेचर की थोड़ा है, तो डेफर्ड इनकम बन गया, या वो रिडक्शन फ्रॉम एसेट बोलता तो भी चल जाता। ठीक है ना, तो थर्ड हो गया। कह रहे विच ऑफ द ग्रांट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ। तो ये तो वही वाली ग्रांट है जो अभी बात करी, जो मशीनरी की है भाई, वही तो पीएनएल में जाती है धीरे धीरे करके इनकम के तौर पे इन द रेशियो ऑफ डेप्शन। क्या एसेट में से कम कर दे तो डेप्शन ही ऑलरेडी कम हो जाती है, तो ये वही वाली हो रही है। क्योंकि जो ग्रांट लैंड वाली है वो तो भैया नॉमिनल वैल्यू पे लैंड तो दिखता ही जाएगा,
ठीक है। और जो कैपिटल जॉब में क्या था, सीधा हमारा प्रोजेक्ट के लिए पूरा प्रोमोटर कंपटीशन, वो भी पीएल में नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास 15 लाख वाली जो है, जो मशीनरी के लिए थी, वो है जो धीरे धीरे करके इन द रेशियो ऑफ डेप्शन जाती है डेफर्ड इनकम के तौर पे। तो हमारे जो आंसर है इसमें बेटा थर्ड, सेकंड, थर्ड और थर्ड। तो थर्ड, सेकंड, थर्ड और थर्ड, ये सारे आंसर आ गए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगला है एक्सिस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कहते हैं इन्होंने एक मशीनरी खरीदी, कितनी कॉस्ट की, 10 लाख की अप्रैल में। इन्होंने 4 लाख रुपए तो उसके इमीडिएटली दे दिए और बाकी के जो दिए 6 लाख डेफर्ड कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके दे रहे हैं। और इसमें इंस्टॉलमेंट बना दी 1,05,000 की फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो क्योंकि लेट देंगे तो ब्याज भी तो लगेगा ना, तो वो बाकी इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि 6 लाख को डिवाइड बाई 6 करता तो 1,1 लाख की इंस्टॉलमेंट रहती, पर मैं 1,05,000 दे रहा हूँ, तो 5,000 एक्स्ट्रा इज इंटरेस्ट इन एवरी इंस्टॉलमेंट। कहते हैं इस पूरे साल में कंपनी ने एक लैंड भी बेची जिसको क्लासीफाई किया था अपना पीपी के तौर पे 25 लाख का, एंड पे किया 1 लाख का इनकम टैक्स के तौर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सच सेल। तो उसने बोला एक जमीन बेची हमने 25 लाख की और उस पर 1 लाख का हमने कैपिटल गेन टैक्स दिया, बेचने पे जो कैपिटल गेन आपका लगता है, ठीक है ना, इनकम टैक्स में। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को इनकम टैक्स का रिफंड भी मिला ब्याज के साथ में। तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा, क्या होता है कई बार एडवांस टैक्स ज़्यादा चला जाता है आपके पास या टीडीएस है, तो वो सरकार आपको रिफंड कर रही है और ब्याज के साथ दे रही है। तो लेट होता है तो वो इंटरेस्ट के साथ देती है। अब वो क्या हो रहा है, कह रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS3, अभी कैश फ्लो को लेके है क्वेश्चन जो है सारे। हाउ द अमाउंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी प्रेजेंटेड। तो मशीनरी का क्या करेंगे, तो मशीनरी की जितने पैसे जेब से किए वो जाएंगे। बेटा अप्रैल में खरीदी थी, देखो क्या 4 लाख तो इमीडिएटली दे दिए, यस 4 लाख इमीडिएटली दे दिए। क्या जो इंस्टॉलमेंट से बाकी वो भी दे रहा है। अब ये पेमेंट कितनी हुई है मशीनरी के नाम की, कितनी है मशीनरी के नाम की, तो बेटा 1-1 लाख इंटू 6 ही है, 6 लाख है। तो मशीनरी तो 10 लाख की है, जो बाकी आपने 5-5 हजार हर इंस्टॉलमेंट में एक्स्ट्रा दी है वो 6 के हिसाब से 30,000, वो तो ब्याज है, वो तो लेट पेमेंट का है, वो तो एक प्रकार की बोरिंग हो गई ना भाई, लेट पेमेंट कर रहे हो। तो वो जो इंटरेस्ट है वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। जो हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा वो तो 10 लाख जाएगा, जो मशीनरी के नाम के जेब से पैसे गए। जो 30,000 इंटरेस्ट दे रहे हो लेट पेमेंट का, वो तो क्या है आपका, यार सिंपल सी बात है, आप लोन ले रहे हो और लोन लेके मशीनरी खरीद रहे हो। अब जो लोन लिया मान लो और जो लोन के ऊपर ब्याज दिया वो तो फाइनेंसिंग ही रहेगा। मशीनरी जो खरीद रहे हो वो इन्वेस्टिंग है। तो इसमें वही चीज आ रही है ना, जो लेट पे कर रहे हो उसका जो ब्याज है वो तो फाइनेंसिंग होगा। कनेक्ट मत करना कि सर इन्वेस्टिंग के लिए है तो इन्वेस्टिंग, अरे लेट पे कर रहे हो, ब्याज तो आपका पे कर रहे हो तो वो क्या है, फाइनेंसिंग है। और जो 10 लाख है वो क्या है, आपका इन्वेस्टिंग है। तो 10 लाख इन्वेस्टिंग, 30,000 पीएल में जाएगा विद नो प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो। एक बार देखते हैं इसको। 10-30 इन्वेस्टिंग है, नहीं भैया 10 लाख इन्वेस्टिंग, आपका 30,000 एज फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही हो गया, फाइनेंसिंग है सारे का सारा। नहीं, पहले वाला तो सिंपल कह रहा था 10 लाख इन्वेस्टिंग है, 30,000 पीएल में जाएगा, नो प्रेजेंटेशन। ऐसा तो ना है भाई, पीएल में आप इनडायरेक्ट मेथड में हो सकता है रिवर्स करो, खर्चा है तो डलेगा तो एडबैक कर दोगे, बट जाना तो फाइनेंसिंग में ना, क्योंकि पे तो हो ही रहा है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा इन्वेस्टिंग है और 30,000 जो वो फाइनेंसिंग हो गया। अगला कहते हैं मशीनरी किताबों में कितनी वैल्यू पे देखेगी मशीनरी 10 लाख 30,000 पे देखेगी, नहीं भाई मशीनरी तो 10 लाख है, बाकी तो आपका इंटरेस्ट था। मशीनरी डेबिट 10 लाख से हो रही है, बाकी इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है 30 से, तो मशीनरी कॉस्ट तो 10 लाख ही है। ठीक है। इनकम टैक्स जो पे किया ऑन सेल ऑफ लैंड शुड बी डिस्क्लोज। इनकम टैक्स पे किया था लैंड के बेचने पे, लैंड का बेचना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, तो उसके ऊपर जो टैक्स जा रहा है वो भी कौन सा हो गया, इन्वेस्टिंग, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। नो नेक्स्ट अपने पास में एमसीक्यू देखते बेटा, जो डी है, हाउ शुड द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड शुड बी डिस्क्लोज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो इनकम टैक्स रिफंड है उसके ऊपर जो हमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है उसकी क्या ट्रीटमेंट करी जाएगी कैश फ्लो में। तो बेटा इनकम टैक्स जो रिफंड होता है वो कौन सी एक्टिविटी में जाता है, सर ऑपरेटिंग, क्योंकि इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग है, इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग है। अनटिल अनलेस कि जो टैक्स दिया जा रहा है वो किसी और एक्टिविटी का है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आपने टैक्स पे किया था सेल ऑफ लैंड का, तो वो अल्टीमेटली किसका हो गया, वो सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग है, तो टैक्स ऑन सेल ऑफ लैंड भी इन्वेस्टिंग हो गया, ठीक है ना, तो नॉर्मली ऑपरेटिंग। अब जो इंटरेस्ट मिलता है उसका, तो बेटा इसके अंदर दो व्यू पॉइंट्स आते हैं, देखिए एक है जो इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिया, एक है जो टेक्निकली सही बनता है। आइडली मैं जो सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स देता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि वो मेरा इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग है, तो वो जो मेरे को वापस करेगी एक्स्ट्रा टैक्स जो मैंने उन्हें दिया था तो वो रिफंड कर रही है, वो भी ऑपरेटिंग हो गया। अब जो मुझे वो ब्याज साथ में दे रही है बिकॉज ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजंस, वो अल्टीमेटली आपका ऑपरेटिंग ही बनता है, जो सही बात बनती है। बिकॉज कई बार ओपिनियन आता है कि सर इसे इन्वेस्टिंग ले सकते हैं, मैं वैसे कहना चाहता हूं क्योंकि इसको लेके इंस्टीट्यूट ने कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया, सीधा यही पूछा हुआ है। बेटा मैं सरकार को जो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूं वो मैं इस इंटेंशन से नहीं दे रहा कि कल को मुझे ब्याज मिलेगा। आप समझो, सरकार को आप एक्स्ट्रा टैक्स देते हो या सरकार के पास जो टीडीएस एक्स्ट्रा चला जाता है, दैट इज नॉट विद द इंटेंशन
कि आपको जो है अल्टीमेटली कि आपको कल को जो है उनसे इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा, ठीक है ना। सो आइडियली ये ऑपरेटिंग में ही जाना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग में तब बोलते हैं भाई हमने इन्वेस्टमेंट करी इस इंटेंशन से कि कल को हम उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे, तो हमारे पास में बोलते हैं कि भाई वो इन्वेस्टिंग है हमारे लिए जो इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। तो आइडियली इट शुड गो अंडर ऑपरेटिंग ओनली, आइडियली अंटिल अनलेस कि वो जो टैक्स पेड था जिसका रिफंड आ रहा है भाई वो भी इन्वेस्टिंग है, फिर तो वो बात हो जाएगी। बट नॉर्मली अगर इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग है तो उसका इंटरेस्ट भी उसी में आना चाहिए, बिकॉज द इनकम टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इज नॉट विद द इंटेंशन टू अर्न द इंटरेस्ट इनकम, तो देयरफॉर वो आपके पास में जो है वो क्या ही बनता है, आपके पास में ऑपरेटिंग में ही आता है। बट यहां पे इंस्टीट्यूट ने एक दूसरा ओपिनियन लेके आंसर दिया है, उन्होंने इसको इन्वेस्टिंग में डाल दिया, कोई लॉजिक नहीं है कुछ नहीं, उन्होंने डाला इसको यहाँ पे इन्वेस्टिंग में है, क्योंकि बोले भाई वो एक सिंपल सी बात बोले भाई इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टिंग, अरे ऐसा थोड़ा ना यार, लॉजिक भी तो देखो किस चीज का है भाई, किस चीज का ब्याज आपके पास में है, हम इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड का आ रहा है, या तो उन्होंने इस वजह से दिया कि वो ये मान रहे हैं कि जो हमारा टैक्स है वो पेड भी इन्वेस्टिंग है, पर वो बोलना पड़ेगा ना उसे कि हमने जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया था वो इन्वेस्टिंग का था, तो रिफंड भी इन्वेस्टिंग का है, तो रिफंड भी इन्वेस्टिंग है, तो इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग होगा, वो तो फिर सारी चीज होगी। बट नॉर्मल कोर्स में जब इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग है, तो इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड भी क्या ही बनता है, वो आपका ऑपरेटिंग ही बनता है आइडली। हाउएवर हियर यहां पर मैं इन्होंने इन्वेस्टिंग दिया है तो मैंने एक बार इन्वेस्टिंग कर दिया, बट होना ये चाहिए था। अब इसमें मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, आपके सामने केस है जहां इंस्टीट्यूट ने ये ओपिनियन लिया, पेपर में आएगा इंस्टीट्यूट का ओपिनियन लेना, बट डिबेटेबल है जी, डिबेटेबल है बिल्कुल। मेरा वोट जो है वो तो प्राइमरीली ऑपरेटिंग की तरफ जाता है, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नाउ एक बार देख लेते हमारे कौन कौन से, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और सेकंड, ये तो हमारा इंस्टीट्यूट का है, तो इसलिए तो आपके पास में थर्ड, फोर्थ, सेकंड और सेकंड करके आपके पास में बन जाता है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, एक बार के लिए आपके पास पूरे का पूरा क्या हो जाता है, डिस्कस हो जाता है, पूरे का पूरा आपके पास में कंप्लीट हो जाती है जो हमारी ये वाली केस स्टडी है, ठीक है ना। जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान से देखते हैं। कह रहे ज्ञान लिमिटेड ने बोरो किए 10 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट हम एनुअली पे करते हैं 1 करोड़ रुपीज, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन आपकी कैरी और उसमें से हमने 4 करोड़ को टेम्परेरीली प्लेस किया, इन एफडी करा दी 6% की, और उस पर ब्याज कमाया 24 लाख। तो हमने लोन लिया है और पैसे ज्यादा थे तो हमने उसको एफडी करा दी, एफडी के ऊपर ब्याज भी कमा लिया। कह रहे बताओ अगले साल के अंदर कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना कैपिटलाइज होगा। तो अगर ये ऑब्वियसली प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए था तो कितना होता है बेटा, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट माइनस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, सिंपल है। तो हमारी बोरिंग कॉस्ट कितने, ब्याज है 1 करोड़ का, इनकम कमा ली 24 लाख की, तो हमारा कितना आ गया बेटा 76 लाख। तो ये आपका कैपिटलाइज होगा, तुम्हारे पास इंटरेस्ट पेड लेस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, ये आपके पास आएगा, ठीक है ना। ये आंसर आपका सी बन गया, इंडिविजुअल है। देन कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर करा वो 1 लाख है, बट उसकी फेयर वैल्यू वैसे 80 थी, इन्वेस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड 80 पे किया, नाउ उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 120 है, कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा और कैसे गेन को पीएन में लेके जाएंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो इनिशियली तो आप रिकॉर्ड 80 पे कर चुके हो, वैसे अगर मैं रूल बोलूँ तो आपका जितने में खरीदा उतने पे होता, वो तो ईयर एंड पे वैल्यूएशन का नियम आता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। तो आपने फेयर वैल्यू पे दिखाया, चलो 80,000 पे, अब यहाँ पे ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू बन चुकी है वो तो 120 है, हमारा नियम तो वही है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब आप एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट को किताबों में दिखा रहे हो 80 पे, अब ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पहुंच गई 120, नियम क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर लो, तो कॉस्ट तो 1 लाख ही बोलोगे, कॉस्ट तो 1 लाख ही है, तो अब नियम के हिसाब से कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचर लोअर के हिसाब से लोअर क्या है 1 लाख, तो अब इसे कितने में लेके आओगे 1 लाख। तो अगर 80,000 की इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं मुझे रिकॉर्ड कर चुके 80 पे, अब उसे दिखाना कितने पे है नियम के हिसाब से 1 लाख पे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचर लोअर, तो उसके हिसाब से 80 की चीज को अगर 1 लाख पे लेके जाना है तो 20,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो फायदा आ गया, क्योंकि पहले कम पे दिखाया हुआ है ना, 1 लाख पे दिखा रहा था फिर तो लफड़ा ही नहीं था, फिर तो 1 लाख वाली 1 लाख पे दिख रही है। या तो अब ये कह सकते हो पिछले साल ऑलरेडी हो गया था तब लॉस रिकॉर्ड हो गया था 20 का, अब हमारे पास 20 का फायदा रिकॉर्ड होगा, तो हम 1 लाख तक ही मैक्सिमम ला सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, कोई चेंज की आवश्यकता नहीं, गलत हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट को अब कितने में दिखाएंगे 1 लाख और 20,000 का गेन पीएल में ले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। एक 20 पे दिखाएंगे और गेन 40 का, ना भाई ना, ऊपर कैसे ले जाओगे, ये तो गलत ही हो गया। और लास्ट है करंट इन्वेस्टमेंट को एक 20 पे दिखाएंगे पर गेन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, गलत, एक 20 पे तो दिखाई नहीं सकते ना, कॉस्ट से ऊपर पे कैसे ले जाओगे, कॉस्ट से ऊपर पे तो लेके नहीं जा सकते, तो कॉस्ट तक पे रोकना पड़ेगा, और बाकी 20 का गेन आ गया, तो ऑप्शन बी बन गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। और लास्ट है
जब हम इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हैं तो इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट एंड उन्हें खर्चा डालते हैं इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। हाँ, तो कुछ AS2 हमें चीजें बोलता है कि जिन्हें हम कॉस्ट का पार्ट नहीं लेते, अब नॉर्मल लॉस है आपके पास में, प्रमोशनल है, फाइनेंसिंग कॉस्ट वगैरह, ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। कहता है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इन खर्चों का, मतलब कि उल्टा हो गया। कह रहा है कुछ चीजें ऐसी जो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है जी, हाँ कुछ चीजें है। कह रहा है उसमें से ये जो चार है उसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इसका, यानी कि कौन सी ऐसी आइटम है जो कॉस्ट का पार्ट है। कुछ चीजों को एक्सक्लूड करते हो जो कॉस्ट का पार्ट है, वो कह रहा है इनमें से कौन से है जो जो इसका एग्जाम्पल नहीं है, जिनको एक्सक्लूड करते हैं। तो मीन्स कौन सी चीज है जिसका जो कॉस्ट का पार्ट है। तो क्या नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल कॉस्ट का पार्ट होता है? नहीं है, कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ स्टोरेज, तो स्टोरेज कॉस्ट भी जनरली कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, अनलेस वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अनिवार्य है तो हो सकता है, पर नॉर्मली नहीं होता, ठीक है ना। रॉ मटेरियल कॉस्ट, अरे ये तो सबसे बेसिक है, ये तो है ही। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि बाकी तीनों नहीं है। उसने यही बोला कुछ चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो A, B और D है। क्या एक्सेप्शन है जो कॉस्ट का पार्ट है? सी, क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट है, सी। तो आंसर क्या हो गया? सी, ये कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है ना। सो विद दिस आपका MCQ उसका पोर्शन आपका पूरे का पूरा ओवर हो जाएगा। अब चलते बेटा डिस्क्रिप्टिव की तरफ, जो 70 मार्क्स है। इसमें क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होते हैं और बाकी आपको 5 में से कोई भी 4 करने होते हैं, तो चॉइस होती है। और ये 14 नंबर के होते हैं विद, कोई 14 का हो सकता है, 7+7 है, 10+4 है, जैसे भी डिवाइड होकर आता है, 8+6 है, जो भी। एजम्पशन जहाँ भी होगी अपने पास कर देना, वर्किंग नोट ना देना। पहला ये फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट कंपल्सरी वाले में जो आ रहा है, ठीक है ना। ये अगर आप देखेंगे तो कितने मार्क्स का? 7 नंबर का है। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन हमारे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है ना, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन कवर्ड है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है 15 जून को वाई लिमिटेड ने रिक्लासीफाई करा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को AS 13 के हिसाब से, बताओ कितना अमाउंट ऑफ ट्रांसफर होगा बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो उसने हमारे से कुछ चीजें पूछी है और वो कह रहा है रिक्लासिफिकेशन के बारे में है। तो AS 13 का रिक्लासिफिकेशन का नियम क्या बेटा? अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ ट्रांसफर, और लॉन्ग टर्म टू करंट है तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू विच इज लोअर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या लिखना है ऐसे केस में नियम, लॉन्ग टर्म टू करंट है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे फेयर वैल्यू नहीं देखते। और जब करंट टू लॉन्ग टर्म है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑन द डेट ट्रांसफर, ठीक है ना। अब इसको लेके हमने बात करनी है। तो दो केस है लॉन्ग टर्म टू करंट के। तो पहला है लॉन्ग टर्म को खरीदा था 1 मार्च 23 को, आज करंट बनाना है। ओरिजिनल कॉस्ट वैसे इनकी 14 थी, पर रिटर्न डाउन बाय 2 लाख, क्योंकि कभी परमानेंट डिक्लाइन रिकॉर्ड किया था। मार्केट वैल्यू इतनी है, मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट है कितनी? 14। कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू कितनी है? आज दिख रहा है 2 से कम कर दिया था 12, दोनों में से लोअर के 12, तो 12 पे दिखाएंगे। तो रिक्लासिफाई किस पे होगा बेटा? 12 लाख पे, क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है कॉस्ट से, ठीक है ना। अगला अनदर पोर्शन जो है वो खरीदा था 15 जनवरी को, रिक्लासिफाइड एज करंट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 7, तो कॉस्ट 7 है, बट रिटर्न डाउन टू 5 लाख, बाय नहीं लिखा 2 लिखा है, तो इतने पे ले आए। तो बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। कहते हैं डिक्लाइन के लिए अदर देन टेम्परेरी मतलब परमानेंट। फेयर वैल्यू जो है इनकी 4.5 है, फेयर वैल्यू का लेना था, तो 7 और 5 विच और 5, तो सिंपली आ जाएगा किस पे दिखेगा? 5 लाख पे, जो कैरिंग अमाउंट कम है। अगला पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदा था 15 मार्च को 7 लाख का, उन्हें अब लॉन्ग टर्म दिखाना है, रिटेन करने की बात करें। इनकी मार्केट वैल्यू ईयर एंड पे तो कितनी थी? 6, और 15 जून को कितनी है? 8.5। तो किस दिन की देखेंगे? 15 जून, जिस दिन हम रिक्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं एक प्रकार से। तो 7 लाख और 8.5 लाख विच आर लोअर, तो 7 लाख पे दिखाएंगे बेटा, क्योंकि कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है, क्योंकि हम रिक्लासिफिकेशन कब कर रहे हैं बेटा? 15 जून को, तो 15 जून की मार्केट वैल्यू देखेंगे, 31 मार्च की नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 7 और 8.5 विच आर लोअर। फिर एक और पोर्शन है जो 7 दिसंबर को खरीदा था 4 का, उसे अब लॉन्ग टर्म मानेंगे। इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? ईयर एंड पे 3.5 है, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो 4 और 3.8 विच आर लोअर? 3.8, तो 3.8 पे दिखाएंगे। मार्केट वैल्यू जो है वो कम है कॉस्ट से, तो रिक्लासिफिकेशन किस पे होगी? 3.8 लाख पे। तो 3.8 लाख पे आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास में उसकी क्लासिफिकेशन करी जाएगी, ठीक है ना। यस सर। नाउ चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पार्ट आ रहा है हमारा बी, ये भी बिल्कुल डिटो क्वेश्चन किया हुआ है आपके साथ नोट्स में, AS4 से रिलेटेड है। तो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है PQ लिमिटेड की 23-24 की अप्रूव करी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15 जुलाई को।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो अप्रूवल आ रहा है 15 जुलाई को बेटा, तो तब तक की चीजों को कंसिडर किया जा सकता है 23-24। 5 पॉइंट ये बता रहा है AS4 के हिसाब से बताओ कि ये जो इवेंट्स है क्या कंटीजेंसीज है, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या कहलाए जाएंगे। तो अलग अलग पॉइंट दे रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एक सूट मतलब केस फाइल किया था कंपनी की एड के अगेंस्ट, फर्स्ट फाइल्ड बाय द पार्टी ऑन 20 अप्रैल, डैमेज मांग रहे 25 लाख। तो बेटा हम सिर्फ कंडीशंस कौन सी की बात करते हैं, जो एग्जिस्ट बैलेंस शीट डेट पे करिए, तो केस ही फाइल अगले साल का है, तो ये ऑब्वियसली आपका कवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नॉन एडजस्टिंग हो गया। तो सूट जो था वो कंपनी की कंटीजेंट लिबिलिटी बट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग होना, क्योंकि सूट फाइल ही कब हो रहा है 20 अप्रैल को। हम सिर्फ बात करते हैं कंडीशन सिचुएशन जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, तो इसका कोई इफेक्ट की बात नहीं है, तो आपका नॉन एडजस्टिंग हो गया, ठीक है जी। अगला टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के हमने डिसाइड कर लिए थे मार्च तक, तो हमने कोई एक्विजिशन करना है दूसरी कंपनी को, उसके सारे टर्म्स कंडीशन सारी फाइनल होगी। बट जो बस फाइनेंशियल रिसोर्स है वो हमने अप्रैल में अरेंज किया और इन्वेस्ट किया 50 लाख। तो क्या टर्म्स कंडीशन सब फाइनल हो गए थे? यस। बस सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स बाद में हो रहा है और वो अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले है भैया, वो जुलाई में हो रहा है, अप्रैल में हो गया। तो क्या एडजस्टिंग बन जाएगा? यस, बिकॉज कंडीशन इज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट और बाद में एडिशनल एविडेंस मिल गया। तो यहाँ पर मैं टर्म्स कंडीशन जो है पहले ही फाइनलाइज हो गए थे बिफोर द क्लोजर ऑफ द बुक्स, तो ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में आ गया, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पिछले साल में ही, तो ये एडजस्टिंग हो गया, ये एडजस्टिंग हो गया, ठीक है ना। अगला है थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर ऑन 31 मार्च 24, बट डिटेक्ट कब हुआ? 16 जुलाई को। तो चोरी हुई साल से पहले, बट डिटेक्शन हुआ बेटा 16 जुलाई को, 15 जुलाई की बात, तो ये तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS4 है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये तो आउटसाइड द स्कोप है। पहले होता तो मैं बोलता एडजस्टिंग है। तो हम तो सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को कवर करते हैं जो बैलेंस शीट डेट से लेकर अप्रूवल के बीच तक में हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें तो पता ही कब चला, 16 जुलाई को आफ्टर द अप्रूवल, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS4। ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की परिभाषा में ही नहीं आता, उसके दायरे से बाहर है, ठीक है ना। अगला कहता है कंपनी ने प्रपोजल भेजा टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 40 लाख, बुक वैल्यू 30 है ईयर एंड पे, डीड रजिस्टर कब हुई? 15 अप्रैल को। तो बेटा एग्रीमेंट लिखा होता ना, एग्रीमेंट टू सेल है, सारी बातचीत होगी, टर्म्स कंडीशन, तो मैं बोलता यहाँ तो प्रपोजल है, प्रपोजल इज नॉट समथिंग की विच इज कंक्रीट कंडीशन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट डेट, तो ये नॉन एडजस्टिंग बन जाएगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल होता तो मैं पक्का बोल देता ये एडजस्टिंग बन जाता। तो यहाँ पर मैं उनको हम नहीं कंसिडर करते अगर बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन नहीं है, तो प्रपोजल स्टेज पे है, ठीक है, तो कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, नो एडजस्टमेंट टू एसेट लायबिलिटीज, कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई आपको सेल की एंट्री नहीं डालनी, वो अगले साल ही डालेंगे। फिर कहता है कि मेजर फायर ने डैमेज किया एसेट्स को 5 अप्रैल को, पर एसेट पूरे इंश्योर्ड है, आग लग गई अगले साल ही है, तो नॉन एडजस्टिंग है। अगर इंश्योरेंस नहीं होती और हमें लगता है कि उससे बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो मैं एडजस्टिंग मान लेता, गोइंग कंसर्न वाली जो assumption है। तो इस केस में तो नॉर्मल डिस्क्लोजर वगैरह जो देखे आप बात खत्म कर देंगे, है नॉन एडजस्टिंग, तो नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दी बैलेंस शीट, ओनली डिस्क्लोजर जो है वो आप देखे खत्म कर देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि इंश्योरेंस है। अगला जो पार्ट आ रहा है बेटा दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का, आपका एक जनरल बैलेंस शीट ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हमें क्या बनानी है बेटा? बैलेंस शीट बनानी है एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3। तो नॉर्मल बैलेंस शीट के आइटम से डेबिट क्रेडिट करते हुए, और नीचे देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है डिस्क्लोजर पर्पसेस के लिए, ठीक है ना, जिसमें से जैसे पहले वाली किससे रिलेटेड है, 10,000 शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो हम इसमें मार्किंग कर देते हैं, जैसे शेयर कैपिटल में डिस्क्लोजर के तौर पे आएगा। ट्रेड रिसीवल 55 के ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है, तो ये ट्रेड रिसीवल में चला जाएगा। कॉस्ट जो है बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की दे रहे थे, पीपीई में रोल प्ले कर लेगा। लोन जो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन प्लांट मशीनरी, और जो लोन है उसमें 10,000 का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये लोन एडवांसेज में आ जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में जब लोन की बात आएगी तो मैं तब चर्चा कर लूंगा इसकी। और जो बैंक का बैलेंस है इंक्लूडिंग 15,000 विद आकाश, वो शेड्यूल बैंक नहीं है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें बताना है विद शेड्यूल बैंक और विद अदर्स करके ना, नॉन शेड्यूल वो बताना होता है, तो ये डिस्क्लोजर पर्पस आ गया। अब बेटा ऐसे केस के अंदर में बैलेंस शीट में हम वो चीज़ें मेन फेस में दिखाते हैं जो आइटम्स कवर्ड है, जैसे शेयर कैपिटल आपकी आ रही है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो हम पहले अपना क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। तो एज पर शेड्यूल 3 जो आपकी चीज़ आ रही है, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है जो लोन आएगा, करंट लायबिलिटीज में चीज़ें आपको दिख रही है, एक एक करके हम आइटम में डिस्कस करेंगे, ऐसे एसेट साइड आ जाएगी। अब मैं आइटम बाय आइटम चलता हूँ और रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर की बात कर लेंगे।
जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपये वाला शेयर है 15 लाख, तो हो गए 1,50,000 शेयर हो गए। कुछ कॉल इन एरियर भी है, वो उससे ही माइनस हो जाती है। तो 1,50,000 शेयर है 10 वाले, और ये 10,000 शेयर अदर देन कैश है, डिस्क्लोजर आता है सिर्फ ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 1,50,000 शेयर ऑफ 10 है, जिसमें से 10,000 अदर देन कैश है, डिस्क्लोजर आ गया, और कॉल इन एरियर माइनस हो गया, कॉल इन एरियर माइनस हो जाता है। तो नेट आपकी कैपिटल कितनी है पेड अप 1495। फिर आता है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपके पास एक जनरल रिजर्व है 270 का, और पीएनएल आ गया 106,800 का। तो 270 और 106,800, तो टोटल हो गया 376,800, तो वो आ जाएगा आपका। फिर हमारे पास आ गया लॉन्ग टर्म बोरिंग में, वहाँ पे लोन है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कितने का 2,10,000 का, पर उसने पॉइंट लिखा था कि इस जो लोन है 2/10 का, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है जो अभी तक नहीं दिया, एक्रू हो गया पर ड्यू नहीं हुआ। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जो बात हो रही है, अब इंटरेस्ट कहा जाता है अदर करंट लाइबिलिटीज में, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो ये इसमें से माइनस होगा क्योंकि इस 210 में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कितना ही आएगा, यहाँ जो लोन है सिक्योर्ड है हाइपोथिकेशन से, उसने लिखा है जो हमने प्लांटर मशीनरी के उस पर गिरवी रख के दिया हुआ है, तो 2 लाख है, और बाकी जो 10,000 है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, अगले में आगे जा जाएगा, ठीक है ना। और एक और लोन आपके पास में दिया हुआ है विच इज अनसिक्योर्ड लोन 165 का, कुछ नहीं बता रहा, तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म ही है, तो हमने लॉन्ग टर्म ही मान लिया, तो ये 365 आ गया। तो ये टोटल में 365 आ गया, नीचे अदर करंट लाइबिलिटीज में 10,000 भी आ गया। फिर करंट लाइबिलिटीज में हमारा ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल आपके पास डायरेक्टली दिया बेटा, उसका कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और ये हमारे पास डायरेक्टली आ गया 267। और फिर कोई और चीज़ क्रेडिट बैलेंस जिसका है, हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कहाँ दिखता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बन जाएगा 72,000, उसका प्रोविजन फॉर टैक्स का नोट भी बन गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन का। तो ये इक्विटी लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड पे चलते हैं, उसमें सबसे पहले पीपी के अंदर में है, उसने हमें क्या दी हुई बेटा, थर्ड पॉइंट में कॉस्ट दे रखे हैं इनकी। अगर कॉस्ट दे रहा है तो यहाँ पे तो नेट वैल्यू है क्योंकि एक्यूमुलेट तो दे नहीं रहा, तो हमने बस कॉस्ट माइनस डेप्शन करके दिखाना है। जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है बेटा 5.5 लाख, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 485, तो बाकी क्या होगी डेप्शन, तो 550 माइनस डेप्शन करके दिखा देंगे। जैसे बिल्डिंग है 550 दिया हुआ है 485 दिया, तो बाकी क्या आ गई डेप्शन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। ऐसे ही अगला आपके पास है प्लांट मशीनरी, 560 दिया हुआ है पर कॉस्ट कितनी है 625, तो 625 कॉस्ट है 560 है, तो बाकी डेप्शन आ गई, तो आ गया। और ये पॉइंट हो गया। लैंड दिया हुआ है, लैंड की ऑब्वियसली कोई कॉस्ट की बात ही नहीं होनी, वो तो सेम ही रहना है, तो उसमें डेप्शन की बात ही नहीं है, तो 550 एज इट इज है, तो लैंड 550 है, तो टोटल आ गया 15,95,000, तो ये आपका डल जाएगा 1595। इन्वेंट्रीज डायरेक्टली आ जाएगा बेटा 3,15,000, वो डायरेक्टली आ गया 315। देन ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए हमारे को 295 के, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में 295 में उसने हमें ये बोला है कि 55,000 मोर देन 6 मंथ्स है, तो हमें एजिंग देनी होती है वैसे 0 to 6, 6 to 1, 1 to 2 या 2 to 3 मोर देन 0, बट मोर देन 6 अलग से लिखते हैं, तो बाकी लेस देन 6 मंथ्स हो गए, तो हम उतना ही दे पाते हैं। तो मोर देन 6 मंथ्स कितना है और अदर कितना है, मतलब वो लेस देन 6 मंथ्स। 55 ये अगर टोटल 295 है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 240। भाई टोटल में से अगर 55 6 महीने से ज्यादा हो चुके ड्यू हुए तो बाकी क्या है लेस देन 6 मंथ्स, बस वो आपको ये दिखाना होता है डिस्क्लोजर जो है, रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर जो है, ठीक है ना। फिर आपके पास आ गया बेटा बैंक बैलेंस। बैंक में आपके पास में कैश दिया हुआ है कितना 37,300, तो 37,300 आ गया आपका कैश जो है। फिर उसने बोला है बैंक का जो बैलेंस है 285 है। अब 285 के अंदर उसने बोला है कि 15,000 किस बैंक के साथ है जो शेड्यूल नहीं है, तो आपको ये बताना है कि विद शेड्यूल, यहाँ लिखा नहीं है इंस्टीट्यूट ने, ये लिखना जरूरी है, डिस्क्लोजर का रेलिवेंस है, विद शेड्यूल बैंक विद अदर्स जो नॉन शेड्यूल बैंक है, तो ये 15 है, और अगर टोटल 285 है तो आपके पास बाकी हो गया, ये 15 था तो टोटल 285 तो 270 हो गया विद शेड्यूल बैंक। तो ये इसलिए दिया गया है कि आपका डिस्क्लोजर है बताने के लिए, तो वो आएगा ही आएगा, ये दिया नहीं है, गलत किया इंस्टीट्यूट ने जो आंसर है, क्योंकि वो दे रहा है तो ये आना चाहिए। विद शेड्यूल कितना है विद अदर कितना है, ये 320 to 300 आ गया, ये आइटम हो जाएगी। और लास्ट आपका कौन सा रहेगा शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, वो डायरेक्टली ही आ जाएगा करंट एसेट में 58,500, तो 58,500 करके सारी आइटम्स हो गए, सारे डिस्क्लोजर्स हो गए, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, अब बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। यस सर। अगला हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ए है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया पीक्यूआर ने फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 24।
पॉइंट जरा बिल्कुल डिटो क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है आप लोगों के साथ। कैश फ्लो का है क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो आ रहा है हमसे कह रहा है कैश फ्लो बना दीजिए इस साल की यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड से पूरी कैश फ्लो, फर्क सिर्फ ऑपरेटिंग में पड़ता है ना, और ऑपरेटिंग भी निकाल देना इनडायरेक्ट से भी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अलग से भी बताना है। कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। सिर्फ ऑपरेटिंग को बताना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो अब यहां पर मैं पॉइंट दे रहा है, सबसे पहले कह रहा है जीपी रेशियो 25% है साल का, जो कि 375 है, ठीक है ना। तो क्या मैं इससे सेल्स निकाल सकता हूँ? यस, पूरे साल की सेल आ जाएगी। 375 डिवाइड बाई 25%, भाई सेल का 25% तो जीपी है, तो आपकी सेल निकल जाएगी। तो सेल निकल के आ जाएगी हमारे पास 375 डिवाइड बाई 25%, 15 लाख। अब ये तो टोटल है कैश प्लस क्रेडिट मिला के, पर अगले पॉइंट में क्या बोलता है, कंपनी सिर्फ कैश में ही बेचती है, तो ये सारी की सारी कैश है। तो अगर देखोगे तो कैश सेल सीधा ही आ गई हमारे पास में, हम तो कैश सेल ही चाहिए भैया, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो डायरेक्ट मेथड है, तो कैश सेल सीधा ही आ गई 15 लाख, ठीक है ना, तो सीधा आएगी। ओपनिंग स्टॉक कम है क्लोजिंग से 25 से, इसका डायरेक्ट मेथड में रूल नहीं है। वेजेस पे अगर इतना पे किया 555, हाँ ये आ जाएगा आपका किस में, इधर में ही, जितना पे किया ऑपरेटिंग में ही आना है, ठीक है ना। पेमेंट कितना पैसा है, कितना पैसा किया, कैश की फिगर। ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया 35, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया 15, ये दोनों भी आ जाएंगे 35 और 15। तो ये ऑफिस एंड सेलिंग इकट्ठी कर दिया इन्होंने 50, आप अलग अलग दिखा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर डिविडेंड पे किया 40 का, ये किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। डिविडेंड पे किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जा रहा होगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये रही, डिविडेंड पेड 40 आउटफ्लो हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं लोन रीपे किया हमने साल के दौरान में 2,05,000 का, इंटरेस्ट मिला के 5,000 का, हाँ तो टोटल ही जाएगा ना। भाई डायरेक्ट मेथड है, पेमेंट की वैल्यू कौन सी एक्टिविटी में, आपके पास लोन देना कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, लोन रीपे किया है सर, फाइनेंसिंग में ही जाएगा, 2,05,000 पूरा जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट अलग दिखाना है वो बात अलग है, पर आएगा तो पूरा ही, आएगा तो पूरा ही इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, हमने सीधा लिख दिया। ट्रेड पेबल ओपनिंग इतने हैं, क्लोजिंग इतने हैं, इसका रोल डायरेक्ट से नहीं है इंटरेक्ट में हो सकता है। ट्रेड पेबल को पैसे कितने दिए, वो सीधा आ गया 610, हाँ ये सीधा आ जाएगा। क्रेडिटर को कितने दिए 610, वो सीधा आ गया। फिर कहते हैं इनकम टैक्स कितना पे किया साल में 55, हाँ वो भी आ गया, इनकम टैक्स पेड लास्ट में आ जाता है इसी में, ऑपरेटिंग में 55। फिर प्रोविजन फॉर एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं। इन्वेस्टमेंट्स 8-20 वाली को बेचा है हमने 20 के प्रॉफिट में, तो कितने में बेचा बेटा, सर 820 प्लस 20 840 में बेचा, तो पैसा आ रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आया, इनफ्लो है 840। डेप्शन का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास डायरेक्ट मेथड में। प्लांटर मशीनरी हमने खरीदी है 3.5 लाख की, तो प्लांटर मशीनरी खरीदा मतलब हमारा आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में। फिर कहता है 31 मार्च को रेंट पे 2 लाख के 7% डिबेंचर इशू किए एक्सचेंज ऑफ प्लांट में, तो ये तो नॉन कैश हो गया, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें प्लांट आया उसके बदले डिबेंचर दिया, प्लांट आया उसके बदले डिबेंचर दिया। और इंटरेस्ट का भी रोल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साल का लास्ट डे है, साल का लास्ट डे, तो इंटरेस्ट का भी लफड़ा नहीं पड़ा, ठीक है ना, ये कहीं नहीं दिखेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रहे 31 मार्च 23, मतलब ओपनिंग दे रहा है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया आपको, तो इसका तो लास्ट में रोल आ जाएगा, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 225 यहाँ पे दिख जाते हैं। चलिए जी, अब हम सारी एक्टिविटीज हमारी डल चुकी है डायरेक्ट मेथड के अंदर, तो वैल्यूज टोटल कर लेते हैं। 15 में से देखो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पास आ गया 285, ये माइनस करके ये आ गई वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी की आ गई, ऑपरेटिंग की आ गई। इन्वेस्टिंग में दोनों करके 490 आ गया, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फाइनेंसिंग में दोनों ही माइनस है, तो आउटफ्लो ही आ रहा है नेट में, तो तीनों एक्टिविटीज का करा, और नेट क्या आ गया, इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों को ऐड करा और उसमें ओपनिंग ऐड किया, तो क्या आ गया, क्लोजिंग आ गया, तो ये 7 लाख हो गया, ठीक है ना। तो विद दिस हमारा कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब चलते बेटा इनडायरेक्ट मेथड में, वो सिर्फ ऑपरेटिंग बताना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो सेम ही रहना है। अब इस केस के अंदर में ध्यान से सुनते जाना, हम बेटा कहां से शुरू हो रहे हैं, हम बेटा अपने पास में शुरू हो रहे हैं, हमें शुरू होना है नेट प्रॉफिट से बिफोर टैक्स, या आप आफ्टर टैक्स बोलेंगे या जो भी है, तो टैक्स भी ऐड करेंगे। या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, नहीं दिया, तो हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा खुद, क्योंकि हमें तो जीपी दी है, तो पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो उसमें सीधा चलेंगे, पहले सीधा चलेंगे। तो जीपी से हम शुरू होंगे, जीपी कितना था 375, तो जीपी से हम शुरू हुए, कौन कौन से खर्चे पीएनएल में गए होंगे,
ये भूल जाओ, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, कोई भी खर्चा जो पीएल में जाता है या इनकम पॉइंट के हिसाब से, तो वेजिस जाता है, वेजिस नहीं जाएगा। क्यों सर? वेजिस तो ट्रेडिंग में गया होगा, जीपी तो उसके बाद आया होगा, तो वेजिस नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑफिस एक्सपेंस आएगा, यस। सेलिंग एक्सपेंस आएगा, तो 35 और 15 ये दोनों आगे, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये खर्चा है। फिर डिविडेंड नहीं आना, वो तो लास्ट में होता है, अगर डालोगे भी तो सबसे लास्ट का। इंटरेस्ट 5000 का, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 5000 का। फिर ट्रेड पेबल का कोई लेना देने वो नहीं है। टैक्स की प्रोविजन करनी है कर दो, नहीं तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेचा प्रॉफिट पे, हाँ तो प्रॉफिट आएगा, यस, इससे बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट से बढ़ जाएगा 20000 से। फिर डेप्शन आएगी, यस, डेप्शन भी आएगी, दोनों 40 और 20 दोनों आएगी, 40 और 20 60 डेप्शन है खर्चा, वो भी आ गया। फिर प्लांटर मशीनरी का आपके पास एक वो डिबेंचर इशू किए थे प्लांटर मशीनरी, वो लास्ट डे किए थे, तो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए तो ये सब कर आके आप चेक करो। हमें जीपी पता था, जीपी में से खर्चे माइनस के 50 65, तो टोटल इतना हो गया, ये करा तो 260 और माइनस आपके पास ऐड किया तो 280 आ गया। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा। अब देखो इसके बाद आपने टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, एप्रोप्रिएशन माइनस करके लास्ट निकालना है, उसकी लोड ही नहीं, हम सीधा इससे ही शुरू कर लेते हैं। वो चीजों से करोगे तो भी तो ऐड करोगे। तो हमारा स्टार्टिंग के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 280, तो हम 280 से शुरू होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीजों ने रिवर्स कर दो। जैसे क्या 20000 रिवर्स होगा? यस। तो 20000 प्रॉफिट ऐसे बढ़ा हुआ है, तो इसे माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल को माइनस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऐड होगा, यस। डेप्शन ऐड होगी, यस, ठीक है ना। तो दोनों ऐड होंगे 60 और 5, तो 60 और 5 दोनों ऐड कर दी। क्या ऑफिस एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस ऐड होगा? नो, क्योंकि ये तो सही है माइनस, क्या भाई तो ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसे बोल देते हैं वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या है? एक जैसे आपके पास बेटा क्रेडिटर का है, उसने ओपनिंग दिए हुए 50 और क्लोजिंग दिए हुए 35, तो कम हो रहे हैं, तो कम होने क्या मतलब क्या? मतलब आउट पैसा जा रहा है ना, तभी तो कम हुए, तो माइनस हो जाएगा 15000। तो आपका डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस हो जाएगा 15। डेटर्स वगैरह का है नहीं, क्योंकि सारी सेल कैश पे थी। कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं। हाँ, स्टॉक का है थर्ड पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक कम था क्लोजिंग से 25000 से। इसका मतलब यह है कि अगर ओपनिंग स्टॉक लेट से 30000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक 55000 हुआ ना, क्योंकि ओपनिंग कम है, ओपनिंग कम है तो क्लोजिंग ज्यादा है, तो मतलब इंक्रीज इन इन्वेंट्री। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या करते हो? माइनस करते हो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को करते हो माइनस करते हो 25000, तो माइनस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, और माइनस टैक्स पेड भी करके दिखाना है। पूरा ही करके दिखाओगे ना, तो टैक्स पेड कितना था हमारा? टैक्स पेड था 55, कितना आ जाएगा? 230। 230 ऊपर आ रहा है, यस जी 230 ऊपर आ रहा है। इन्होंने सिर्फ बिफोर टैक्स तक दिखाया था, पूरा टैक्स के बाद तक दिखाओ भाई, पूरी वैल्यू दिखाओगे ऑपरेटिंग की, तो टैक्स जो पे किया वो भी तो आ जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। यस सर, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, यस सर, ये वाली बात हमें समझ आ जाती है, बिल्कुल डिटो किया हुआ है। अगला इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, AS14 से रिलेटेड, बेसिकली अमेलगमेशन से परचेज कंसिडरेशन निकालने की बात कर रहा है सिर्फ। कह रहे वाओ लिमिटेड ने टेक ओवर किया वंडर लिमिटेड को 1 अप्रैल 24 को। टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहा है, तो कुछ पॉइंट्स दे रहा है। हमसे कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन बता दीजिए AS14 के हिसाब से, और जनरल एंट्री डाल देना पीसी के डिस्चार्ज की बस। तो अब डिपेंड करता है मेथड कौन सा, नेट पेमेंट है कि नेट एसेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा क्या क्या चीज़ बता रहा है। उसने बोला कि 56,000 इक्विटी शेयर इशू की है 15 के प्रीमियम पे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी वालों को तो इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो नेट पेमेंट कहीं ना कहीं लग रहा है। कैश पेमेंट भी करी गई है इक्विटी वालों को, वो भी आ गया। 24,000 प्रेफरेंस शेयर दिए गए 50 वाले पार पे प्रेफरेंस होल्डर को, तो सिंपल ही हो गया भाई, इक्विटी वालों को शेयर्स कैश और प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस, तो नेट पेमेंट ही हो गया, बात ही खत्म होगी। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? डिवेंचर वालों को कन्वर्ट करके डिवेंचर दे दिए, पीसी का पार्ट नहीं होता। एक्चुअल लिक्विडेशन का खर्चा 23 है, और हमने रीइंबर्स कितनी कर रहे हैं 15, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इसी में तो क्या आएगा? एनीथिंग विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है पीसी का पार्ट है। तो 56,000 शेयर 100 वाले 15 के प्रीमियम पे 115 पे दे रहे हैं, तो 56,000 शेयर्स 115 पे दिए गए हैं, तो वो आ गया। फिर कैश दिया गया 39,000 का, वो आ गया। और प्रेफरेंस शेयर दिए गए 50 ईच पे 24,000 शेयर, तो 24,000 इंटू 50 के हिसाब से 12 लाख के वो आ गए, टोटल पीसी आ गई। और इसकी डिस्चार्ज की एंट्री क्या बनती है बेटा? नरे वो जरूर लिख दो डेफिनेशन, कि जो भी सामान
दिया जा रहा है टू द शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी दिया जा रहा है टू द शेयर होल्डर, कैश वगैरह जो भी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है पुरानी कंपनी के, वो पीसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो लिक्विडेटर आपका आ जाएगा डेबिट, पहली एंट्री तो डली होगी, एसेट आपके पास जो भी है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेट, फिर एसेट लायबिलिटीज आएंगे, नेचर ऑफ परचेज है कि नेचर ऑफ मर्जर है, वैसे यहाँ परचेज ही हो रहा है क्योंकि कैश दिया जा रहा है, मर्जर नहीं आ रहा, और तो वो एंट्रीज जली होगी। हम तो तीसरी सिर्फ डिस्चार्ज की डाल रहे हैं। तो कैश दिया है 39 का, रेफरेंस शेयर 12 लाख के, इक्विटी वाला बाइफरकेट हो जाएगा क्योंकि वो 15 के प्रीमियम में था, तो वो कैपिटल और प्रीमियम बढ़ जाएगा। यहाँ चले जाएंगे 100 रुपये के हिसाब से, यहाँ चला जाएगा 15 के हिसाब से, 56,000 इंटू 100, 56,000 इंटू 15, वो एंट्री आपके पास बन के डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डिस्चार्ज की एंट्री आ गई, उसने सिर्फ डिस्चार्ज की एंट्री मांगी थी तो वही डाली, सारी एंट्रीज तो ना मांग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है एसेट लायबिलिटीज की, कैसे डाल दोगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये क्वेश्चन बेटा बैलेंस शीट दे रखी है वीटी और एमजी लिमिटेड की, एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन हमने अगेन किया हुआ है, ठीक है ना, एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन किया हुआ है आपका, ये भी अमेलगमेशन का आ रहा है फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन वीटी और एमजी का, और इसमें आपके पास पॉइंट्स देते देते वीटी ने एब्जॉर्ब किया देखो एमजी को, और हमसे क्या मांग रहा है, जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं वीटी में और स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अरे आसान हो गया, 14 नंबर में बैलेंस शीट नहीं आई, देखो कितना अच्छा हो गया, सिर्फ जर्नल एंट्रीज और पीसी है, एंट्रीज और पीसी है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है दोनों कंपनीज की, कह रहा है पीपीई दोनों ही कंपनीज का बढ़ाना है 15% से, इन्वेंट्री और डेटर को टेक ओवर करेंगे 5% कम पे, दोनों की दोनों कंपनीज डिविडेंड देगी 10%, प्रेफरेंस ऑलरेडी पे हो चुका है। तो दो काम तो दोनों कंपनीज कर रही है, पीपी को बढ़ाने की और डिविडेंड देने की, और वैसे वीटी एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, एमजी को, तो वीटी इज परचेजिंग एमजी इज ओल्ड कंपनी। वीटी क्या दे रहा है, 16 इक्विटी शेयर दे रहा है, 10 वाले पार पे ही 12 शेयर्स के बदले ऑफ एमजी, तो इक्विटी वालों को तो इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 12 के बदले 16। रेफरेंस होल्डर्स को हम 10% डिस्काउंट पे पेमेंट करेंगे, और अपने वाले शेयर जो है वो पार पे ही दे रहे हैं, तो 10% लेस के, इन दोनों से पीसी आ जाएगी, बात ही खत्म हो गई नेट पेमेंट मेथड से। डिबेंचर्स को कुछ दे रहे हैं, लिक्विडेशन का खर्चा और एक इंटररोइंग है, वो हम पढ़ते हैं अभी सारे पॉइंट्स, उनका रोल अभी नहीं है। तो अगर मैंने पीसी निकालने तो पहले पॉइंट का रोल है, वीटी हर 12 शेयर्स के बदले उनको 16 दे रही है, तो इनके शेयर्स कितने हैं एमजी के, ये है 6,10,000 के हिसाब से 60,000 शेयर हो गए, हर 12 के बदले अपने 16 दे रहे। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा बेटा, शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं, हर 12 के बदले अपने 16, तो 80,000 शेयर्स हो गए वीटी के, ठीक है ना। तो वो 8 लाख रुपए की वैल्यू के तो इक्विटी शेयर हो गए, 10 रुपये भी दे रहे हैं। प्रेफरेंस वालों क्या 10% लेस पे दे रहे हैं, तो 2 लाख के बदले 10% लेस कितना हो गया, 180 की वैल्यू का टेक ओवर है, और उसके लिए हम जो शेयर दे रहे हैं पार पे ही दे रहे हैं, तो 180 है वो, हम जो शेयर दे रहे हैं पार पे ही दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो 1800 शेयर बन जाएंगे, 1800 शेयर्स एट 100 ईच, तो पीसी आ गई 980, पीसी आ गई कितनी 980, इक्विटी वाले को इक्विटी, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो हमारी जब एंट्रीज चलेगी, अब उस केस में कुछ एंट्रीज ऐसे जो दोनों कंपनीज कर रही है, फिर हम टेक ओवर की डालते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, पीपी दोनों बढ़ा रहे हैं, तो पहले मैं वीटी की बात करूंगा, अभी टेक ओवर की बात नहीं है। इसकी खुद की पीपी कितने में दिख रहे हैं, 14 लाख, हम अपनी पीपी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी दूसरे की तो टेक ओवर करके लाएंगे, तो 14 लाख का 15% का ग्रोथ देना है, दोनों ने किया ना, तो 14 लाख का 15% कितना हो गया 210, तो पीपी टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, हम अपनी किताबों में अपने एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, अभी टेक ओवर करके लाएंगे वो अलग बात है, वहां भी 15% ऐड करके लाएंगे, उसको तो टेक ओवर करेंगे, ये तो अपनी किताबों में अपने की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। फिर दोनों कंपनी ने डिविडेंड दिया 10%, प्रेफरेंस दे चुके हो क्योंकि इक्विटी को देने से पहले प्रेफरेंस भी दोगे, वो कह रहे वो हो चुका, इक्विटी को देना 10%, तो कैपिटल है 12 लाख, 12 लाख का 10% 120, एंट्री क्या डलती है, प्रॉफिट्स कम होंगे, लायबिलिटी क्रिएट होगी, फिर लायबिलिटी पे होगी, तो रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी डिविडेंड 12 लाख का 10%, 120, और फिर डिविडेंड टू पेबल टू बैंक, इक्विटी डिविडेंड लिख दो, इक्विटी डिविडेंड पेबल लिख दो, एक ही बात है। तो प्रॉफिट्स कम होकर लायबिलिटी क्रिएट हुई और फिर लायबिलिटी पे हो गई, तो वो एंट्री डल गई। अब ये दोनों होने के बाद अब टेक ओवर की बात आती है, तो सबसे पहले वही बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एमजी 980 जो हमने पीसी निकाली थी अभी पीछे, ठीक है जी। अब फिर नेचर ऑफ परचेज की मर्जर, सर वैल्यू से चेंज कर दी, बात ही खत्म होगी, तो नेचर ऑफ परचेज हो गया, क्योंकि इससे क्या होगा आपके पास में रिजर्व उठ के नहीं आएंगे पुराने के। तो एक एक करके आइटम देखते हैं रिवाइज वैल्यू पे। सबसे पहले पीपी आया 5 लाख, पर उसको 15% ज़्यादा पे लिया, तो 5 लाख प्लस 15% कितना हो गया 575। फिर अगली आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट 160 की है, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ बोला था, इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं बोला, 160 आएगा।
लाइन बाय लाइन चलो, कोई मिस नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगला कौन सा है बेटा, इन्वेंट्री 640। इन्वेंट्री में उसने बोला है 5% कम पे, इन्वेंट्री और डेटर दोनों कम बोला है, तो 5% कम पे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो है वो 640 का 5% कम करके, मतलब 5% कम करके 95% 608 पे आ गया। फिर अगला क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 420। दिस इज ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज नॉट डेटर। एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल की बाइफर्केशन है, ये बाइफर्केशन है। अब इसमें बी आर अलग है, बी आर की वैल्यू कम थोड़ा ना रही, बी आर तो 40 ही है, और जो डेटर है वो 380 के है, उनको कम करना है। तो उसके हम प्रोविजन बना रहे हैं अल्टीमेटली। वो कितने बनाने हैं, 5%। डेटर भी तो है ना, जिन्हें 5% करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट है इंटरविंग का, ध्यान से देखो। कहते हैं डेटर्स एमजी में इंक्लूड है 20,000 ड्यू फ्रॉम वीटी। जिसको मैं टेक ओवर कर रहा हूं उसके डेटर में जुड़ा हुआ है 20,000 और मेरे क्रेडिटर में जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये तो 20 आके कैंसिल ही हो जाएगा ना, जब मेरी किताब में आ जाएगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मैं जो प्रोविजन बनाऊंगा वो बचे हुए पे बनाऊंगा ना, उसके डेटर में जुड़ा हुआ है, मेरे क्रेडिटर में जुड़ा हुआ है। अगर पुरानी के क्रेडिटर में जुड़ा होता और मेरे डेटर में, फिर कुछ नहीं करना था, फिर तो 380 पे पूरी बनाते। उसके डेटर में जुड़ा हुआ उसको तो मैं कैंसिल करूंगा अभी। तो इसलिए जो आपने कम करना है वो 5% 360 का है, 380 में से 20 हटा के है, 360 का 5% है, ठीक है ना। तो डेटर 380 का है, पर जो प्रोविजन बननी है 380 पे नहीं है, 360 पे है, क्योंकि 20,000 तो अभी कैंसिल हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोविजन कम बनेगी, वो परसेंटेज जो आपके पास आ रही है। फिर अगला बैंक 80 है, पर भाई दोनों कंपनी ने वैल्यू बढ़ाई थी, वो तो हो गया, पीपी को लिया। दोनों कंपनी ने डिविडेंड भी दिए थे, तो इसने भी तो डिविडेंड दिया होगा ना, 6 लाख का 10%, 60,000। तो डिविडेंड देने से इसके प्रॉफिट्स कम हुए, उसका तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो टेक ओवर ही नहीं हो रहे। पर बैंक भी तो कम होगा 60,000 से, तो बैंक भी तो इसलिए 60 से कम होगा ना डिविडेंड पे होने के बाद। तो वो आ गया। तो ये सारे एसेट्स हो गए, यस। अब आती है लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में क्या, ट्रेड पेबल 3 लाख है, पर 3 लाख बाई डिवाइडेड है क्रेडिटर और बीपी, तो ये एसटीज आ जाएंगे दोनों। क्रेडिटर 250, बीपी 50। फिर क्या बचे बेटा, डिवेंचर्स है 3 लाख के, रिजर्व सरप्लस वगैरह तो आना नहीं, डिवेंचर्स है 3 लाख है। अब जो 3 लाख के डिवेंचर्स, उसमें एक पॉइंट लिखा है, कह रहे डिवेंचर्स को हम 8% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करेंगे। जो अपने वाले देंगे वो डिस्काउंट पे देंगे, बात की बात है। टेक ओवर किस पे कर रहे हैं वो इस एंट्री में आता है, एंट्री जो हमारी होती है। अपने वाले डिस्काउंट पे देंगे, बात की बात है। तो 3 लाख प्लस 8%, 324। बाकी आ गया टू बिजनेस परचेज, और फिर एंट्री का डिफरेंस क्या बनता है, गुडविल या कैपिटल जब, तो कैपिटल जब आ रहा है बैलेंसिंग फिगर फिर लिक्विडेटर को डिस्चार्ज कर दिया बेटा, जो देना था उसे 980 के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों पार पे ही थे। फिर इंटरओइंग भी कैंसिल हो रही है, क्रेडिटर टू डेटर जो 20,000 की, जिसकी वजह से फर्क पड़ा था। फिर डिबेंचर्स वाला है, हमने डिबेंचर कितने में टेक ओवर करे थे, 324 पे जो वैल्यू आई थी। अपने वाला डिस्काउंट पे दे रहे 10%, तो 324 डिवाइडेड बाय 90% हो जाएगा। तो टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 3,60,000, और इसका 10% डिस्काउंट हो गया 36,000। तो अपने वाले हम 12% डिबेंचर दे रहे हैं उनको, अपने वाला डिस्काउंट पे दे रहे, टेक ओवर प्रीमियम पे करा था। वो 8% प्रीमियम पे क्या, वो एंट्री 2 में रोल प्ले करता है। अपने वाला जो है वो बाद में आता है, तो अपने वाला डिस्काउंट पे दिया है। ये डिस्काउंट को अपने राइट ऑफ करना आप कर सकते हो, इंस्टीट्यूट इसकी एंट्री जनरली डालता नहीं, पर अगर बैलेंस शीट बनानी है तो मैं आपका राइट ऑफ करता, ठीक है ना। क्या पुरानी में कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है, क्योंकि परचेस है, द आंसर इज नो, कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है, वो आ जाता। अच्छा, एक और पॉइंट दिया था मेरे को कि खर्चा पे किया 60,000 का वीटी ने को लिक्विडेशन। तो सिंस एंट्री में कैपिटल जब आया था, तो आप कैपिटल जब टू बैंक सीधा कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने इसे 2 में घुमा दिया, पहले गुडविल टू बैंक किया, फिर कैपिटल जब टू गुडविल आपका राइट ऑफ कर रहा है। तो अब सीधा कैपिटल जब टू बैंक भी कर सकते हैं 60, सीधा कैपिटल जब टू बैंक भी कर सकते हैं 60, उसमें एक ही बात है। गुडविल आता है तो गुडविल टू बैंक, गुडविल बढ़ जाती है, कैपिटल जब कम हो गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो वो 60,000 से एंट्री आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास आ रहा है बेटा ऑफ दी चैप्टर आपका जो है कंसोलिडेशन। तो कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ केदार लिमिटेड एंड उनकी सब्सिडरी विजय लिमिटेड है, 31 मार्च की क्या बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। वी हैव टू मेक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जी। अब इसमें कह रहे रिजर्व्स एंड पीएनएल जो है विजय का, जो सब्सिडरी का, वो 62,500 और 37,500 था जिस दिन एक्विजिशन करी थी 80% शेयर्स की 1 अप्रैल को। तो आसान कर दिया, फर्स्ट डे एक्विजिशन है, टाइम एडजस्टमेंट का लफड़ा कदम, परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन बता दी 80% है, परसेंटेज बता दी 80% है, तो बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 20%।
एक पॉइंट अगला दिया, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 2.5 लाख थी और फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50 थी, उनको कितने कितने पे रीवैल्यू किया गया 1 अप्रैल को फिक्सिंग प्राइस के लिए। तो ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया, उनकी कितनी वैल्यू कम ज़्यादा करीब है, एक मशीनरी और एक फर्नीचर है। और इन पे डेप्शन के रेट जो दिए गए हैं, मशीनरी पे 10 है, फर्नीचर पे 15 है। तो ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट है और इन पे फिर वो एडिशनल डेप्शन और सेविंग का पॉइंट आ जाएगा। दोनों की अपनी अपनी बैलेंस शीट दी थी, केदार और विजय की, जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स और पीएल है, ट्रेड पेबल है, ईयर एंड पे पीपी में ये है, अदर नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स खरीदे हुए थे, ये 2000 शेयर है, क्योंकि इसके अगर देखोगे तो 2500 शेयर बने ना 100 वाले। अब हमने कितने खरीदे 2000, मतलब वो 80% बैठते हैं। आप अगर देखेंगे तो 80% ही हुए ना। तो वो ऊपर लिख दिया था, वैसे भी अगर नंबर ना लिखता नंबर से हम परसेंटेज भी निकाल सकते थे, पर हमने 200 में खरीदे हुए, तो हमें ये क्वेश्चन में पॉइंट उसने दिया है। अब इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले एओपी बनाने की बात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ आपके साथ में इजी तरीके से एओपी की बात करते हैं। तो एओपी ऑफ जो विजय लिमिटेड है, जिसमें प्री है और पोस्ट में रिजर्व और पीएल है, तो वो अलग अलग बन जाते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं और ड्यूरिंग द ईयर। तो रिजर्व और पीएल कितना है, ये ईयर एंड पे 187,500 है। ओपनिंग फर्स्ट डे कितना था 62,500, तो 62,500 था और ईयर एंड पे 187,500 है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना ग्रोथ है 125। ऐसे ही पीएनएल कितना है 37,500, तो 37,500 आपको दिया हुआ है, ये आपको दे दिया। और ईयर एंड पे कितना दिया हुआ है 62,500, तो 62,500 माइनस 37,500, तो 25,000 आ गया पीएनएल। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, टाइम एडजस्टमेंट का रोल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल को करा है। यहाँ कोई डिविडेंड बोनस ऐसे पॉइंट है, सिंपल है रिवैल्यूएशन का है। रिवैल्यूएशन में अगर देखोगे तो वो भी बहुत बेसिक हो गया, देखो जी स्ट्रेट अवे हो जाएगा। मशीनरी जिसकी किताबों की वैल्यू 2.5 लाख थी, उसकी वैल्यू कितनी लगाई 375, तो इंक्रीज है। 2.5 लाख के बदले 375 लगाया, तो कितने का इंक्रीज हो गया बेटा 125। तो इंक्रीज इन मशीनरी किसमें करते हो प्री में। फिर अगला क्या फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50 थी, उसकी वैल्यू कितनी गई 37,500, इसमें डिक्रीज है 12,500 का, तो कम करा, तो ये रिड्यूस हो गया। अब इन पे डेप्शन का इफेक्ट आ जाएगा, तो डेप्शन का मशीनरी पे क्या होगा एडिशनल डेप्शन आ जाएगा, यही सीधा लिख देता हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्योंकि बढ़ाई है तो हमने एडेप्शन यानी कि कम चार्ज करी है भैया, ज़्यादा चार्ज करनी चाहिए थी। अब कितने पे करनी चाहिए थी मशीनरी पे, देखो 2.5 लाख 375 है, रेट कितना है 10%, तो हमें 375 का 10% करनी चाहिए थी 37,500। हमने करनी 2.5 लाख के ऊपर 10% 25,000, तो 12,500 से और डेप्शन चार्ज करेंगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पे क्या आ रही है सेविंग इन डेप्शन फर्नीचर पे, इस पे क्या आ रहा है सेविंग इन डेप्शन। अब इस पे जो हमारे पास है वो 50 पे चार्ज कर दी, करनी थी 37,500 पे, कितना परसेंट 15%, तो 50,000 पे 15% बनता है 7,500, इतनी चार्ज कर दी। होनी चाहिए थी 37,500 का 15% 5,625, तो हमने ज़्यादा चार्ज कर दी। क्या आप डिफरेंस का भी ले सकते थे, हाँ डिफरेंस का ले सकते हो, सीधा आप जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसी का रेट लगा दो, डिफरेंस जो ऊपर आया था हमारा 125 और 12,500, तो उसका ले सकते हो। पर उसमें दिक्कत क्या आती है, वो ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं लागू होता, ओपनिंग पे फर्स्ट डे पे लागू होता है। तो ये हमारा प्री और पोस्ट आ गए, बस और कुछ नहीं करना। ये है 125, ये है 14,375, ये है 62,500 प्लस 37,500 प्लस 125 माइनस 12,500, 2 12,500।
तो ये हमारे पास एओपी बन गया। इसके बाद क्या करते हो बेटा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने में खरीदे थे शेयर हमने, सर हमने शेयर जो खरीदे थे वो 4 लाख रुपए में खरीदे हैं। कितने में खरीदे, 4 लाख, माइनस 80% नेट एसेट्स करना है। तो जिसमें शेयर कैपिटल होगा और प्री प्रॉफिट्स होगा। शेयर कैपिटल तो कितनी है, 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का 80% आ गया। और प्री प्रॉफिट्स कितने, 2 12 500 का 80% हो गया। तो ये हो गया 2 लाख, और 2 12 500 का 80%, 170। तो प्लस आ रहा है, तो ज़्यादा पैसे दिए तो वो गुडविल हो गया 30,000। अगला क्या आ जाता है बेटा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या, हर चीज़ का 20% हिस्सा। तो शेयर कैपिटल 2.5 लाख का 20%, सर सीधा ही कंप्यूट करके डाल दो ना, ब्रैकेट में ना दिखाऊं, नहीं दिखाऊं। प्री प्रॉफिट वैसे आपको दिखाना चाहिए पेपर में, कितने थे, 2 12 500 का 20%, 42,500। पोस्ट में क्या क्या है, 1 25 का 20%, पोस्ट रिजर्व और पोस्ट पीएल। तो ये कितना है, 125 का 20%, 25,000। और पीएल कितना है, 14,375, 2875, प्लस 25,000 प्लस 42,500 प्लस 50,000, 120,375। फिर आ जाता है कंसोलिडेटेड रिजर्व और कंसोलिडेटेड पीएल। जो कि इसका खुद का होल्डिंग का कितना कितना है, 5 लाख और 2.5 लाख। ये 5 लाख है, पूरा पूरा लिख देता हूँ, नो वरीज। ये 5 लाख है इसका खुद का, और ये 2.5 लाख है। और 80% इससे ऐड हो जाएगा, तो 125 का 80% कितना हो गया, 1 लाख। 80% पोस्ट में हिस्सेदारी। और ये कितना है, 14,375 का 80%, 11,500। ये मैंने क्यों बनाया सर, बाकी क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं कर रहे थे बेटा, क्योंकि इंस्टीट्यूट पता क्या करता है, आंसर दिखाते तो मैं वो इंडिविजुअल चीज़ों की बाइफर्केशन करता फिरता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। विद दिस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, जैसे हम हमेशा करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही नोट में एक ही तरीके से चीज़ें चल रही है। तो अगर आप आंसर से देखेंगे तो मेन मेन चीज़ें मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास गुडविल आया, तो गुडविल आपका देखिए इंटेंजिबल एसेट में 30,000 दिख रहा होगा, ये रहा। बाकी वैल्यूज तो चलो हम देख लेंगे, इंटेंजिबल में आ गया 30। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, वो कितना है हमारा, 120,375, 120,375 चेक कर सकते हैं, ये भी आ गया। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, 6 लाख और 261,500। ये 6 लाख है, ये 261,500, टोटल हो गया 861,500। तो ये 861,500 इधर से मैच हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो मेन वर्किंग नोट्स का काम सारा हो गया। बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाकी चीज़ें तो सिंपल डालनी है। अब इसमें शेयर कैपिटल आनी है 15 लाख, होल्डिंग की सिर्फ वो आ गई 15 लाख होल्डिंग की। बाकी चीज़ें क्या, ट्रेड पेबल एज इट इज ऐड कर दो, 375 और 142,500, 142,500, 517,500। अब तो प्लेन चीज़ें ऐड करनी होती है, ठीक है ना। मशीनरी फर्नीचर पे अलग से बात कर लेता हूँ। अदर नॉन करंट एसेट है 11 लाख और 375, तो 11 लाख और 375 करके आपके पास टोटल हो गया 1475। बस करंट एसेट्स है नहीं, अब मशीनरी फर्नीचर रह गया, कितने कितने ये 750 और 375 तो खुद के ही। इसके कितने कितने, 2 25 और 42,500। तो ये आपके पास करने का तरीका क्या है, 2 25 और 42,500।
तो आप क्या करेंगे, जितने से वैल्यू बढ़ाई और कम करी वो डालो। तो हमने कितने से वैल्यू बढ़ाई थी, 1.25 से। हमने वैल्यू यहाँ पे कम करी थी 70, सॉरी कितने से, 12,500 से। और जितने का डेप्शन का इफेक्ट दिया, यहाँ 12,500 का डेप्शन का इफेक्ट दिया, कम करा सेकंड इफेक्ट। और यहाँ 1875 से आपका बढ़ाया। तो आप वो करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 350 माइनस 12,500, 337,500। और इधर हो गया 30 प्लस वो 31,875। तो वो टोटल वैल्यू चारों की करके आ जाएगी। हमेशा क्या करो, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जितने का इंक्रीज या डिक्रीज दिया वो, और जितने का डेप्शन का इफेक्ट दिया वो, रादर देन की स्टार्टिंग से करो। उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, मोरलेस ज़्यादा तब होता है अगर मिडल में होती है। तो उसमें हमेशा यही अप्रोच फॉलो होती है। तो हमेशा उसी अप्रोच से करो। पहले बैलेंस शीट में क्या वैल्यू दिया ईयर एंड पे, वो कितने का अपना एओपी में इंक्रीज या डिक्रीज किया प्री में, और साथ के साथ फिर कितने का आपके पास में जो इफेक्ट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूं जो डेप्शन का है, ट्रेडिशनल है तो कम, सेविंग है तो मैं, ये करके आपके पास बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अरे भले भले हो जाएगी, ठीक है ना, भले भले हो जाएगी, तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अगला आपका जो क्वेश्चन एक जनरल है, बताइए डिफरेंस बिटवीन अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो तीनों का डिफरेंस बताना है। हमने तीनों का डिफरेंस किया हुआ है। अमेलगमेशन क्या होता है बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर एक न्यू कंपनी बनाते हैं, तो वो आपका दो या दो से ज़्यादा कंपनियां क्या होती है, बंद, और एक न्यू कंपनी बनाई जाती है। इसमें कम से कम कितनी कंपनियां इन्वॉल्व होती है, 3। मीनिंग है कम से कम कितनी कंपनियां, कितनी न्यू कंपनी बनती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और मतलब एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ पहले। तो इसमें एक न्यू कंपनी आपके पास में बनती है, दो कंपनियां बंद होती है। ये इसलिए किया जाता है कंपटीशन को कट करने के लिए और बेनिफिट उठाने के लिए। मान लीजिए ए और बी मिलकर क्या बन गए, सी बन गए, ठीक है ना। अगला होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी कुछ और एग्जिस्टिंग कंपनी या कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। तो इसमें एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर कर लेती है बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज। कम से कम दो कंपनियां इन्वॉल्व होगी। भाई एक्स ने वाई को लिया, तो एक्स तो पहले से ही है, उसने वाई को टेक ओवर किया, तो वाई खत्म हो रही है। क्या कोई न्यू कंपनी बनती है, कोई न्यू कंपनी नहीं बनती है। कंपटीशन को कट करने के लिए, वही बेनिफिट उठाने के लिए ए ने मान लीजिए बी के बिजनेस को टेक ओवर किया, ठीक है ना, कम से कम है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, ए लिमिटेड चल रही है, नाम बंद किया, उसकी जगह नई कंपनी बी लिमिटेड के नाम से खोल लिया। तो ये बेसिकली आपके पास जो फाइनेंशियल पार्ट है उसके लिए आता है। एक न्यू कंपनी बनती है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग। दो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती है हमेशा। एक न्यू कंपनी आपके पास बन जाती है, पुरानी एक बंद हो जाती है। ये इसलिए किया जाता है टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बेसिकली जैसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में करते हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, खुद ही रिवाइव करते हैं, यहाँ पे क्या है, बंद करो एक बार, नए सिरे से शुरू करेंगे। तो बी लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी ए लिमिटेड। तो वो आ गया, ठीक है ना। तो वो आपका डिफरेंसेस बन गए। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इसमें और दिया हुआ है, कहता है बैलेंस शीट दे रहा है क्लोथ ट्रेडर की 31 मार्च की। इसमें एक बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च की, और फिर आपसे क्या बोल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पॉइंट्स दे दिए 1 से लेकर 9 तक। हमें कह रहा है पीएनएल बनाना है इस साल का, नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। तो ये कौन से चैप्टर का हो गया, वो फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन का। नॉट गोइंग कंसर्न है, सिर्फ पीएनएल बनाना है। तो हमें पॉइंट्स लेते हुए अपने पास में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ओपनिंग स्टॉक तो डायरेक्टली आ जाएगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। वो ओपनिंग आ गया 150, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो परचेज सेल है वो हमें पॉइंट्स में देखा, ये देखिए परचेज और सेल कितनी कितनी है, ये तो डायरेक्टली आगे पूरे साल की 22.5 लाख और 2750। तो 22.5 लाख और 2750, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चे भी साल के सीधा दे दिए 78, तो 78,000 के खर्चे भी आ गए, ठीक है ना। अब मैं मेन पॉइंट्स की तरफ जाता हूं। मेन पॉइंट्स क्या है, जैसे फिक्स एसेट है, सबसे पहले कैसे फिक्स एसेट की लाइफ 8 है, पैटर्न ऑफ यूज इवन है, एनआरवी जो है ईयर एंड पे 325 है। बेटा हमारा सिंपल सा फंडा है, अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा तो चीजों को, एसेट लायबिलिटीज को उनकी एनआरवी, नेट रिलायजेबल नेट पेबल वैल्यू पे दिखाना, बात खत्म। जो भी डिफरेंस है वो फायदा नुकसान रिकॉर्ड करेंगे। तो फिक्स एसेट 360 का दिख रहा है, ईयर एंड पे 325, तो बैलेंस शीट में 325 दिखाना है, तो डिफरेंस की डेप्शन हो जाएगी। तो डिफरेंस की डेप्शन आ गई 35, 360 माइनस 325। लाइफ का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लाइफ का रोल कहाँ होता, अगर गोइंग कंसर्न फॉलो होता तो मैं 360 को 8 सालों में बराबर बराबर बांटता तो डेप्शन आती, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टॉक जो है उसकी कॉस्ट और एनआरवी दे रहा है, कॉस्ट है 2 लाख, एनआरवी 2.5 लाख, तो हमने किस पे दिखाना है, 2.5 लाख पे। कॉस्ट और विचर लोड तो उसमें फॉलो होता है जब गोइंग कंसर्न है, यहाँ तो सीधा 2.5 लाख एनआरवी डायरेक्टली।
ठीक है ना। फिर कुछ डेफर्ड खर्चे दिए हुए वो अमोर्टाइज करने 5 सालों में। डेफर्ड खर्चे कोई पहले आपने लमसम में मोटे खर्चे कर दिए और उसको आप बोलो धीरे धीरे करके 5 सालों में बांटेंगे, भैया बंद हो रहा है, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसके एनआरवी क्या जीरो, ये तो खर्चा था, ये तो पे होके खत्म हो गया, इसके एनआरवी तो जीरो है, को मिलना थोड़ा पैसा। तो इसको तो हम पूरा ही राइट ऑफ कर देंगे, फिर पूरा 50 का 50 राइट ऑफ हो जाएगा, 5 साल वाला लफड़ा ही नहीं है, वो गोइंग कंसर्न में होता, क्योंकि इसके एनआरवी जीरो है तो 50 वाले को हम पूरा राइट ऑफ कर देंगे, पूरा 50 आ गया। फिर अगला पॉइंट है डेटर का, ये सेम पॉइंट्स किए हुए यार हमने क्वेश्चन में जब लेक्चर में किए हुए थे। डेटर्स ईयर एंड पे 2.5 लाख के है, जिसमें से 5,000 जो है वो डाउटफुल है, तो 5,000 की तो पोजीशन बनेगी, बाकी और 25,000 डिपेंड इस पे करता है सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स अप्लाइड टू द कस्टमर। वो कहता है बाकी 25 भी इस पे डिपेंड करता है कि अगर हम कस्टमर को री इंस्टॉल करके देंगे, अब जब धंधा ही बंद कर देंगे, दुकान शॉप फैक्ट्री बंद ही कर देंगे, तो फिर कहाँ से हम री इंस्टॉल करेंगे, और री इंस्टॉल ही नहीं करेंगे तो मेरे को 25,000 नहीं देगा, 25,000, तो मैं उसकी भी प्रोविजन लूंगा। 500 वैसे ही नहीं आने, मुझे पूरा विश्वास है। 25 ऐसे जो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि अगर मैं उसको प्रोडक्ट री इंस्टॉल करके दूंगा जो अपना है, ठीक है ना, तो वो मैं करके नहीं दे पाऊंगा जब दुकान बंद कर दूंगा, तो प्रोविजन कितनी होगी, 25 + 5 30 की। तो बैलेंस शीट में डेटर में से 25 + 5 माइनस होकर दिख जाएगा, वो हमने बैलेंस शीट वाला भी किया हुआ है लेक्चर में, और यहाँ सिर्फ पीएनएल मांगा है, ठीक है ना। फिर क्रेडिटर कितने 75, बट वो लाइकली टू बी सेटल्ड 10% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर जो है उनको अगर आज ही पे करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, फायदा। तो नेट पेबल वैल्यू क्या है 75 माइनस 10%, तो वो 10% मेरा फायदा हो गया, 75,000 का 10%, तो वो फायदे वाली साइड आ गया, जितना मुझे फायदा मिलेगा उन्हें को पे करने चार्ज 7500 का। कैश बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है हमारे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तो बैलेंस शीट में जाना है। अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी है लोन की 25,000, तो ये आपका लोन एक दिया हुआ है 210 का, कह रहा है अगर मैं इसे आज ही पे करूंगा तो मुझे 25,000 पे 25 फालतू देने पड़ेंगे, पेनल्टी लग रही है। बैंक वाले लगाते हैं भैया कई बार, अब तो वैसे काफ़ी कम हो गया जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे, बट कुछ लोन्स में वो टाइम लिमिट होती है, इतने से पहले शुरू नहीं कर, आप क्लोज नहीं करा सकते, क्योंकि उनका यार इतने सालों का ब्याज बनेगा ना। तो अल्टीमेटली आप अगर जल्दी लोन क्लोज कराते हो तो वो आपको प्री पेमेंट की जल्दी पे करने की पेनल्टी लगा दे, तो आपकी जेब से एक्स्ट्रा जाएगा। नॉर्मल कोर्स में तो टाइम से ही पे करूंगा धीरे धीरे करके, पर अगर मैं बंद कर रहा हूँ फिर तो अभी करूंगा ना, तो आज की पेबल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो 25,000 का नुकसान होगा, तो मेरी पेनल्टी का खर्चा डल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा बेटा इसमें assumption ली जाती है ऐसे क्वेश्चन करने में, ये जो 10% है ये जो ब्याज है ये तो दिया ही होगा, साल का खर्चा तो बने होगा, दिया है नहीं दिया जो भी है वो तो खर्चा तो आएगा 21,000 का। वो हमारा क्वेश्चन में हमेशा माना जाता है कि वो इसमें जुड़ा हुआ है, अभी वो एक 4 मार्क लगा हुआ है पर उसका लिखा नहीं इंस्टीट्यूट ने, तो उन्होंने आंसर तो कॉपी कर लिया पर नोट नहीं कॉपी किया कि ये 78 इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, तो दिस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इसलिए हमने अलग से नहीं डालते इसको, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 389,500, तो वो नेट प्रॉफिट आ गया। अगला मेरा क्वेश्चन जो बड़ा आसान सा है AS 15 का, एक छोटे से पॉइंट को लेके कहता है सिनर्जी लिमिटेड एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, कहता है कंपनी को एक्चुरियल वैल्यूएशन मिली है पहली बार अपनी पेंशन स्कीम के लिए, जिसमें सरप्लस आया है 6 लाख रुपए का, सरप्लस है 6 लाख का। कहते हैं वो स्प्रेड करना चाहती है उसको अगले 2 सालों तक बाय रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू 2 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख। लाइफ है 6 साल की, एडवाइस करो। बेटा हमें बड़ा क्लियरली स्टैंडर्ड बोलते हैं इस 15 की जो आपकी डिफाइंड बेनिफिट की आपकी जो लाइबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं किताबों में, तो आप कई बार जो एक्सपर्ट पर्सन है हमारा एक्चुअली उससे वैल्यूएशन लेते हैं, तो उस केस में जो भी वो आपने दिखा रखे है किताब में वर्सेस जो वो बता रहा है तो आप दिखाएंगे तो एक्चुअली की वैल्यू पे, तो जो भी डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं एक्चुरियल गेन और लॉस, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है उससे। और वो सिंपल स्टैंडर्ड बोलता है कि वो इमीडिएटली पीएल में जाएगा, वो आप उसे स्प्रेड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे कह रहे हैं हम स्प्रेड कर देंगे धीरे धीरे करके, उससे अगले सालों का कंट्रीब्यूशन भी फिर फर्क डाल देंगे, तो हम इसे स्प्रेड नहीं कर सकते। अब ये फायदा है उसी साल पीएनएल में चला जाएगा एज अ प्रॉफिट, फायदा है मेरा, सरप्लस था ना मेरे पास, तो हम इसे स्प्रेड नहीं कर सकते, हम इसे स्प्रेड नहीं कर सकते, तो सिंपल सा रूल है। यहाँ पर वही बात हो रही है, एक्चुरियल गेन एंड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एज इनकम और एक्सपेंस। तो सरप्लस जो है 6 लाख का वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा पीएल पे ऑफ द करंट ईयर। तो जो आपके पास है उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन उतना ही रखना पड़ेगा, वो कम नहीं कर सकते, जो भी है सरप्लस इमीडिएटली पीएल में आज ही जाएगा, इसी साल जाएगा, ठीक है ना। एंड लास्ट जो आ रहा है आपके पास में ब्रांच का आ रहा है कन्वर्जन का, फॉरेन ब्रांच का बेटा क्वेश्चन, करंट एंटरप्राइज का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मैंगलोर में कर्नाटका में, और उनकी ब्रांच है ग्रीन वैली यूएसए में। ट्रायल बैलेंस दे रहा है बेटा ब्रांच का 31 मार्च 24 को,
ट्रायल बैलेंस दे रहा है जिसमें वैल्यूज आपको दे रहा है ये डॉलर आपके पास डेबिट क्रेडिट करके, और आइटम दे रखी है आपको, ये आपका डॉलर में दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स खरीदे थे 1 अप्रैल 20 को, डेप्शन है 10% जो लगानी है फिक्स एसेट पे। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो $700 है ईयर एंड पे। गुड्स जो मिले थे एचओ से वो डायरेक्ट वैल्यू बता दी, रिमिटेंस की एक्चुअल वैल्यू बता दी, एचओ अकाउंट की सीधा डायरेक्ट वैल्यू बता दी, ये डायरेक्ट वैल्यू दी होती है एक्चुअल्स। एक्सचेंज रेट क्या है, ये 1 अप्रैल 20 जो फिक्स एसेट खरीदा था उस दिन का रेट बता दिया। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। एवरेज मिसिंग है तो एवरेज क्या लोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। कह रहे ट्रायल बैलेंस बना दो कन्वर्ट करके रुपीज में, बस तो कन्वर्जन करनी है और कुछ नहीं करना। अब इस केस के अंदर में एस 11 के नियम जो हमारे लगते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन ने बताया नहीं कि ईफो माने कि नीफो, इंटीग्रल की नॉन इंटीग्रल। तो उसमें हमेशा बोला बेटा अगर फिक्स एसेट का एक्सचेंज रेट दे रहा है तो ईफो मान लो ना, वो बेटर है, उसका 63 का काम आ जाएगा। नीफो में तो क्लोजिंग रेट पे आता है, तो हम इसलिए ईफो मान रहे हैं, तो एज्यूम ईफो है। एंड डेप्शन और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्लोजिंग तो कभी भी नहीं दिखाते, डेप्शन दिखाना है दिखा दो, नहीं दिखाना ना दिखाओ, फर्क नहीं पड़ता, पर क्लोजिंग को नहीं दिखाते, ठीक है ना, तो वो नीचे अलग से बता देंगे। तो फिक्स एसेट पे हमारा रेट कितना है 63, तो एक एक करके आइटम डालने शुरू करते हैं। तो फिक्स एसेट पे 63 लगेगा 8,000 पे, तो चेक करते जाओ 8,000 पे ट्रांजेक्शन रेट क्या लगा बेटा 63, तो ये वैल्यू डेबिट में ही आ गई रुपीज में कन्वर्ट करके। ओपनिंग स्टॉक पे कौन सा रेट लगेगा, ओपनिंग रेट 800 पे, तो ओपनिंग रेट कितना था 65, वो आ गया, ठीक है। कैश ईयर एंड का है, क्लोजिंग रेट लग जाएगा आपके पास में 700, उस पर क्लोजिंग रेट लग गया 67, तो वो आ गया, चेक कर लेंगे। फिर गुड्स फ्रॉम एचओ 2800, ये एक्चुअल्स है जो कि कितना है 185 500, तो 250 के गुड्स फ्रॉम एचओ है, एक्चुअल आ गया 185 500, ठीक है ना। फिर अगले आइटम क्या है सेल्स, इस पे एवरेज रेट लग गया 24050 66, वो आ गई वैल्यू। फिर परचेजेस 11800, 11800 है, एवरेज रेट लग जाएगा 66, तो वो वैल्यू आ गई, ठीक है जी। देन एक्सपेंसेस 1800 है, इस पे भी अगेन क्या लग जाएगा एवरेज रेट 1800 पे 66, एक 18800, वो आ जाएगा आपके पास में एवरेज रेट, ठीक है। देन रेमिटेंस टू एचओ 2450, रेमिटेंस टू एचओ की एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी 160, एचओ वाली की एक्चुअल देगा तो 162 आ गया 162, ठीक है जी। देन क्या एचओ अकाउंट 4300 क्रेडिट, तो एचओ अकाउंट का डायरेक्ट बैलेंस दे रखा 284,500, तो वो 284,500 आ जाएगा क्रेडिट। डेबिट है तो डेबिट, जिसका क्रेडिट है तो क्रेडिट, सिंपल। अब आपके पास ट्रायल बैलेंस ओवर हो गया, बात खत्म हो गई। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बेटा बेटा ये नीचे दिखा देंगे, डेप्शन आप नीचे बता सकते हो, तो क्लोजिंग स्टॉक $700 है, वो नीचे बस बता के छोड़ सकते हो आप, क्लोजिंग रेट के हिसाब से इतना, जिसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक ट्रेडिंग में एक बैलेंस शीट में। ऐसे डेप्शन 10% है, नीचे बता सकते हो डेप्शन कितनी बनेगी भाई, फिक्स एसेट कितने का था 5,04,000 या 800 के हिसाब से, रेट तो वही लगना है जो फिक्स एसेट का है, तो वो इतनी बनेगी 50,400, तो वो नीचे बताते हैं। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक खर्चा डलेगा, एक बैलेंस शीट में एसेट कम हो जाएगा, तो ये नीचे इसका कोई रोल नहीं है। और जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक्सचेंज डिफरेंस बेटा कहाँ जाएगा, क्योंकि ईफो माना था तो एक्सचेंज डिफरेंस ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, तो नुकसान है पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, ये एक्सचेंज लॉस हो गया। क्रेडिट होता तो पीएल में क्रेडिट होता, डेबिट है तो पीएल में डेबिट हो जाएगा, नुकसान हो गया। और अगर नॉन आपके पास में इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मानते हो तो आप बोलते हो कि फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाता है, ठीक है, फिर वो बैलेंस शीट में दिखता है रिजर्व साइड में, ठीक है ना। तो विद दिस आपका पूरे का पूरा एमटीबी जो है बेटा वो डिस्कस हो गया है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एमसीक्यू ईच एंड एवरीथिंग, मेजरली जितने भी डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चन थे सारे के सारे ऑलरेडी हमारे नोट्स में कवर्ड ही थे, वो हमने किए हुए, जो बच्चे रेगुलर बैच फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे हैं तो कोई नया सच नहीं था, चीज़ें सारी की हुई थी, बट फिर भी एक बार रिवाइज हो जाता है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार वही चीज़ है, वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही दिया हुआ है। एंड केस स्टडी में क्या होता है, बस आपको एप्लीकेशन माइंड लगाना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है उस स्टैंडर्ड का या टॉपिक का तो आपका इजीली कवर कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो इसके साथ में एमटीबी कंप्लीट हो जाता है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी और भी रेलिवेंट वीडियोस बेटा लेके आता रहूँगा टाइम टू टाइम। एंड अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मेरी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स हमेशा से आप सभी बच्चों के साथ में। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।